यस यस सर। सर। ठीक। म्यूट कर ले। क्लास के स्टार्ट में मैंने सॉलिड स्टेट के 2 क्वेश्चन से कर रहा हूँ। जो शीट, जिन लोगों ने शीट की उन्होंने रिपीटेडली मेरे से कुछ क्वेश्चंस पूछे, और जिन बच्चों ने वो पर्टिकुलर क्वेश्चंस वो देखने भी है, काम की। एक क्वेश्चन है अपनी शीट में सॉलिड स्टेट में, जिसमें ये पूछा है वॉल्यूम लो है क्या? विश्वजीत कह रहा है वॉल्यूम लो है। नो सर। वॉल्यूम आ रही है ना? ठीक है। सही है सर। क्वेश्चन ये है, हाउ मेनी नियरेस्ट ions can be in a FCC cubic ionic solid? एग्जैक्ट क्वेश्चन तो नहीं है, पर उसका मीनिंग देंगे कि एक एफसीसी सॉलिड है और उस एफसीसी सॉलिड में किसी आयन के नियरेस्ट आयंस कितने होंगे, और उसका पीछे आंसर दिया हुआ है 12, which is wrong। क्योंकि 12 कोऑर्डिनेशन नंबर तब होता है जब एक एलिमेंटल सॉलिड हो, कंपाउंड ना हो। आयनिक सॉलिड की अगर बात हो रही है, और उसमें ये भी मेंशन था एबी टाइप सॉलिड लाइक हैविंग NaCl। तो अगर एक एबी टाइप NaCl टाइप स्ट्रक्चर है या एक एफसीसी यूनिट है, अगर ये एफसीसी किसी एलिमेंट का होता लाइक एल्यूमिनियम, लाइक कैल्शियम, लाइक स्ट्रोंशियम, उस केस में आंसर 12 हो सकता है। क्योंकि हमने ये पढ़ा था एक एफसीसी के अंदर जो एटम कॉर्नर पे है, सेम एटम फेस के सेंटर पे। और इस एफसीसी में जो एटम फेस सेंटर पे है वही एटम कॉर्नर पे, तब मैं कहूंगा कि ये एफसीसी यूनिट्स है। अगर फेस के सेंटर पे कोई और है पर कॉर्नर वाले कोई और है, तो फिर वो एफसीसी यूनिट सेल नहीं है, एफसीसी टाइप यूनिट सेल। और जब तक ये एफसीसी है, एफसीसी टाइप नहीं है, यानी कि जो फेस सेंटर पे वही कॉर्नर, जो फेस सेंटर पे कॉर्नर पे, यानी कि ऑल एटम्स आर ऑफ सेम एलिमेंट, देन इट इज मेटालिक सॉलिड। क्योंकि मेटालिक सॉलिड के अंदर ऑल कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स विल बी एटम्स ऑफ द सेम सब्सटेंस। तब हम ये कहेंगे कि ये जो फेस सेंटर वाला एटम है, ये फेस सेंटर वाले एटम को ये डिस्टेंस a/√2 मिलेगी, और इसको ये भी a/√2 मिलेगा, ये भी a/√2, ये भी a/√2। और एफसीसी में आपने पढ़ा था a/√2 is 2r, और जहां पे 2 एटम टच करेंगे वहीं पे उनके बीच का डिस्टेंस 2r है। और क्योंकि फेस सेंटर का डिस्टेंस कॉर्नर से a/√2 है, तो मैं ये कहूंगा कि ये जो फेस सेंटर है, इसको इस प्लेन में अगर मैं इस एक्सिस का नाम रख दूं x एक्सिस और इस एक्सिस का नाम रख दूं y एक्सिस, अगर x y प्लेन में एक एटम को 4 पार्टिकल मिले, तो इसी एटम को YZ प्लेन और ZX प्लेन में भी 4 पार्टिकल मिले। इसलिए ये अपने लैटिस में 12 को टच करेगा। अगर कोई भी ये कहते कि इस एफसीसी यूनिट सेल के अंदर ये जो एटम स्पेस सेंटर पे है, वो अपने प्लेन में 4 को टच करेगा। कौन सा प्लेन? x एक्सिस, y एक्सिस, xy प्लेन। तो वो YZ प्लेन में भी 4 को टच करेगा, ZX प्लेन में भी 4 को टच करेगा, इसलिए कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होगा। पर शर्त ये है जो एटम फेस सेंटर पे हो वही कॉर्नर में होना चाहिए। मेटालिक सॉलिड। अब जब आप एक आयनिक सॉलिड की बात कर रहे थे, आयनिक सॉलिड में अगर सोडियम क्लोराइड स्ट्रक्चर है तो यहां क्लोरीन आता है, क्लोराइड, फिर ऑल्टरनेटिवली नेक्स्ट पोजीशन पे सोडियम, फिर उसकी नेक्स्ट पोजीशन पे क्लोराइड, फिर नेक्स्ट पोजीशन पे सोडियम, फिर नेक्स्ट पोजीशन पे क्लोराइड, फिर सोडियम, फिर क्लोराइड, फिर सोडियम, ऑल्टरनेटिव। तभी हमने कहा था कि पूरे एफसीसी में एक यूनिट सेल में
4 सोडियम दिखेंगे, 4 क्लोराइड दिखेंगे। कोई कॉर्नर मिस हो गया? 1 2 3 4। हाँ, ये एक यूनिट सेल है। एक यूनिट सेल में NaCl में हमें 4 सोडियम आयन और 4 क्लोराइड मिले एक यूनिट सेल पर। ऑल्टरनेटिवली क्लोराइड सोडियम, क्लोराइड सोडियम, क्लोराइड सोडियम। हमने ये कहा था कि यहाँ पर अगर मैं आयन की बात करूँ सोडियम आयन, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर को मुझे देखना हो इस सोडियम में, तो इसको एक क्लोरीन मिल रहा है नियरेस्ट ए डिस्टेंस, एक ये मिल रहा है और एक ये मिल रहा है। हमने कहा था कि अगर एक्स एक्सिस पे एक पार्टिकल मिलेगा तो नेगेटिव एक्स एक्सिस पे भी एक पार्टिकल मिलेगा। अगर वाई एक्सिस नीचे कोई पार्टिकल मिलेगा तो पॉजिटिव वाई एक्सिस पे भी कोई मिलेगा। अगर बैक में कोई मिलेगा तो फ्रंट में भी मिलेगा। तो एक आयन को एफसीसी में सोडियम क्लोराइड के स्ट्रक्चर में 6 आयन मिलेंगे, इसलिए आंसर 12 कर दिया। तो शीट में जो उन्होंने आंसर 12 दिया ना, उनको यहाँ पर एफसीसी आयनिक सॉलिड वर्ड हटाना पड़ेगा, एलिमेंटल सॉलिड लेना पड़ेगा। अगर उन्होंने एलिमेंटल सॉलिड नहीं लिया तो फिर ये क्वेश्चन गलत है, उसका आंसर 12 नहीं होगा 6 आएगा। ये शीट में क्वेश्चन था जिसको कई लोगों ने पूछा। अगर इसी क्वेश्चन को मैं दूसरे लैंग्वेज में पूछूं, हाउ मेनी नेक्स्ट नियरेस्ट to an ion in FCC structure of NaCl type ionism. सेम लाइन है, पर मैंने यहाँ पे नियरेस्ट की बजाय नेक्स्ट नियरेस्ट। अब इसको कैसे देखिए, सोडियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर 3 डायमेंशन में करती है, बड़े लैटिस में। मान लो यहाँ क्लोराइड कॉर्नर, ये बड़ा क्यूब है, बड़ा क्यूब मेरा, ये एजिलल क्यूब है। तो हर कॉर्नर पे Cl माइनस, और हर फेस के सेंटर पे Cl माइनस। ये पूरे बड़े लैटिस को मैंने क्यूब बोला है यूनिट से। तो हर कॉर्नर और फेस सेंटर पे Cl माइनस है, और हर ऑक्टाहेड्रल वॉइड पे सोडियम था। कहां पर? एज के सेंटर पे और बॉडी के सेंटर। तो दिस इज एज सेंटर सोडियम, दिस इज एज सेंटर, जिसके भी माइक से आवाज आ रही प्लीज। तो ये जितने भी हैं ये सोडियम आयन। जब मैंने आपके सामने ये वाला करके दिखाया, मैंने सिर्फ एक मिनी क्यूब लिया था, ये वाला मिनी क्यूब, ये एक मिनी क्यूब।
अगर आप इस मिनी क्यूब में देखोगे तो एक जगह सोडियम है, फिर क्लोराइड है, फिर सोडियम है, फिर क्लोराइड है, फिर सोडियम है, क्लोराइड है, सोडियम है, क्लोराइड है। ये बिल्कुल ये सिचुएशन जो मैंने यहाँ मिनी क्यूब आपको बोल्ड करके दिखाया। तो यहाँ पर एक जो सोडियम बैठा हुआ यहाँ पे दिख रहा है वो ये सोडियम, पर हमें भूलना नहीं चाहिए कि ये जो सोडियम है ना, एक्चुअल में ये सोडियम किसी एज का सेंटर है। ये सोडियम किसी एज का सेंटर है। दिस सोडियम इज एज का सेंटर। ये क्लोराइड, ये वाला क्लोराइड किसी फेस का सेंटर, यानी कि जो कॉर्नर है इस वक्त वो किसी फेस का सेंटर है और जो कॉर्नर है वो किसी के एज का सेंटर है। अगर यहां मैंने सोडियम रखा हुआ तो ये वाला सोडियम ये किसी एज का सेंटर है, ये सोडियम है। अगर मैं इसके हिसाब से पहले क्वेश्चन का आंसर करूं कि व्हाट इज द नियरेस्ट नंबर ऑफ आयंस टू ए गिवन आयन, तो अगर मुझे सोडियम का नियरेस्ट आयन देखना ना, नियरेस्ट, तो ये क्लोराइड है, एक, ये दो, ये तीन, ये चार, ये पांच और ये छह। आंसर वही है कि नियरेस्ट आयन 6 है सोडियम के लिए। नियरेस्ट आयन एट ए डिस्टेंस a/2। अगर कोई मुझे कहे कि सोडियम के लिए a/2 डिस्टेंस के बाद कोई बड़ी डिस्टेंस वाला नेक्स्ट नियरेस्ट आयन कौन है, ये देखो इस सोडियम के लिए ये सोडियम √2 डिस्टेंस पे आएगा। अगर ये a/2 है ना तो √2 टाइम्स a/2 पे आएगा। ये सोडियम के लिए ये क्लोराइड, ये सोडियम के लिए ये सोडियम, अगर ये डिस्टेंस a/2 है तो ये फेस डायगोनल हो गया। फेस डायगोनल होता है √2 टाइम्स साइड ऑफ द यूनिट सेल, और अगर ये लेंथ a/2 है तो यहाँ का फेस डायगोनल √2 टाइम्स a/2। अब इस सोडियम के लिए ये एक पार्टिकल अगर √2 टाइम्स a/2 पे, तो ये भी तो है ना, ये भी तो होंगे 4। तो अगर नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर कुछ क्वेश्चन में पूछे तो 12 आंसर आ जाएंगे, क्योंकि अगर इस प्लेन में 4 तो ऐसे 3 प्लेन YZ ZX ZX में 4 जैसे कि ये देखो, ये वाला सोडियम, ये सोडियम, ये सोडियम, ये सोडियम 8, फिर इस सोडियम के लिए ये वाला 12। यानी कि अगर आपको किसी ने पूछा सोडियम का नियरेस्ट नेबर, तो पहला उसका फर्स्ट नियरेस्ट नेबर आएगा क्लोराइड 6, फिर सेकंड नियरेस्ट आएगा सोडियम 12, उसके बाद थर्ड नियरेस्ट आएगा फिर से क्लोराइड। कौन सा, ये देखो ये वाला, इससे ये थर्ड नियरेस्ट, ये डिस्टेंस। और ऐसे कितने आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। यानी कि अगर सोडियम के रिस्पेक्ट में फर्स्ट नेबर देखो तो क्लोराइड है, और सेकंड नेबर सोडियम, थर्ड नेबर फिर से क्लोराइड, तो बताओ फोर्थ नेबर कौन होगा, फिर से सोडियम आएंगे। पर पॉइंट ये आ रहा है कि पहला नेबर क्लोराइड कितनी डिस्टेंस पे है, a/2 पे। ऐसे कितने नेबर है, 6, फिर √2 टाइम्स a/2 पे फिर से मुझे जो नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर मिलेंगे ना, ये सोडियम 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 सोडियम, वो मिलेंगे 12। तो अगर उसी क्वेश्चन में जो शीट में पूछा होता है हाउ मेनी नेक्स्ट नेबर फॉर ए गिवन आयन इन एफसीसी, तो मैं बोलता 12, पर उन्होंने नेक्स्ट नियरेस्ट नहीं बोला, नियरेस्ट बोला, इसलिए उसका आंसर करेक्शन 6 होगा, 12 नहीं। 12 दो शर्तों में हो सकता है, या तो क्वेश्चन में लिखते हाउ मेनी नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर, या बोलते एफसीसी टाइप मेटालिक सॉलिड, फिर 12 सही आंसर। क्या ये चीज समझ गए? तो यहाँ पर इसी से हम ये लिख लेते हैं, नियरेस्ट नेबर for Na plus will be 6Cl minus at distance a/2. Second nearest neighbor
to each sodium ion will be 12 sodium ion at distance कितनी? रूट 2 times a by 2. Next to next nearest neighbor. To sodium ion will be up to right a one. Root 3a by 2. Root 3 times a by 2. How many? 8 Cl. 8. क्या ये चीज समझ आ गई? किसने कुछ पूछना? No, sir. Yes, sir. Here. Yes, sir. Yes, sir. ओके, अब एक क्वेश्चन और है शीट में. कर लिया ना? Yes, sir. क्वेश्चन है, हाउ मेनी नेक्स्ट नियरेस्ट ions to zinc 2 plus in ZnS structure. अगर मैं ZnS स्ट्रक्चर में जिंक ब्लेंड की बात करूं, तो इसका स्ट्रक्चर जो हमने पढ़ा था नोट्स में, हर सल्फाइड कॉर्नर और फेस सेंटर पे they all are sulfide. किसी को याद है जिंक आयंस कहां? Alternate tetrahedral. Alternate tetrahedral. Very good. और टेट्राहेड्रल वॉइड हर बॉडी डायगोनल, अगर मैं इस बॉडी डायगोनल पे करूं तो यहाँ पर 2 आती है, 1 2. अगेन 1 2. तब मैंने ये बोला था कि ये जो 8 टेट्राहेड्रल वॉइड आ रहे हैं ना, ये अगर मैं सबको ज्वाइन कर दूं तो एक मिनी क्यूब बने. क्यूबॉइड बन जाएगा. और अगर किसी को याद हो, सर फिगर थोड़ा सा गलत नहीं है? क्यों? सर एक बॉडी आपने जो बॉडी डायगोनल आपने बनाया वो गलत बना दिया. सबसे फर्स्ट वाला सर. अरे 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 ये बात, ये यहाँ जाएगा. यस सर. ठीक है. यस. ये जो 8 टेट्राहेड्रल वॉइड है, इनका डिस्टेंस कितना था कॉर्नर से? किसी को याद है? रूट 3a/4. 3a/4. और किसी को ये याद है इसकी साइड कितनी आती थी? a/2. a/2.
सुपर। ये पूरी। अब क्वेश्चन ये था, यहाँ पे हमने हर टेट्राहेड्रल बॉन्ड में जिंक रखा था क्या? नो सर Alternate 50%, और वो भी ऑल्टरनेट। तो मैं यहाँ पर एक जिंक रख रहा हूँ, फिर ये कॉर्नर खाली, ये कॉर्नर खाली, यहाँ जिंक रखा, फिर ये कॉर्नर खाली, यहाँ जिंक रखा, फिर ये कॉर्नर पे जिंक। क्या आपको ये ग्रीन कलर वाले सर्कल दिख रहे हैं? सर और ये जो ब्लैक डॉट से एम्प्टी टेट्राहेड्रल वॉइड है जहां जिंक नहीं है। अब मैं ना बीच वाले क्यूब को अलग निकाल के, मान लो इस बीच वाले क्यूब को मैंने निकाल के अलग ड्रॉ कर लिया, तो यहां जिंक है, फिर यहां जिंक है, फिर यहां जिंक, और फिर यहां जिंक। पर ये जो साइड है क्यूब की, मिनी क्यूब जो अंदर बना मिनी क्यूब, इसकी साइड a/2 है। तो पहले मुझे ये बताओ, आप इसका डिस्टेंस बता सकते हो जिंक से कितना होगा? अगर ये a/2 और ये भी a/2, √2 टाइम्स a/2, क्या सेम डिस्टेंस इस जिंक का इससे होगा? यस सर सेम जिंक का इससे डिस्टेंस, यस सर और इसका इससे डिस्टेंस। नाउ क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है, जिंक के लिए सबसे नियरेस्ट कौन है? जिंक के लिए सबसे नियरेस्ट होगा ऑपोजिट चार्ज है जिसको वो टच कर रहा है। तो जिंक टेट्राहेड्रल बॉन्ड में है, तो उसकी सराउंडिंग में 4 सल्फाइड है, 1 2 3 और ये 4। इस कॉर्नर से निकलने वाले, इस कॉर्नर से निकलने वाले 3 फेस कौन से हैं? ये टॉप फेस जिसका सेंटर ये साइड वाला फेस जिसका सेंटर ये, और ये बैक वाला फेस जिसका सेंटर ये। तो 4 सल्फाइड कॉर्नर, ये फेस सेंटर, ये फेस सेंटर और ये फेस सेंटर मिलके जो टेट्राहेड्रल वॉइड बना रहे हैं, यहां जिंक बैठा जो इसको टच कर। तो अगर कोई मुझे कहेगा कि जिंक का कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ जिंक इज 4 एट a distance √3a/4 और 4 सल्फाइड। इसको ये सल्फाइड टच करेगा, ये टच करेगा, ये टच करेगा और ये टच करेगा, क्योंकि 1 2 3 4 में मिलके ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बनाई जिसके सेंटर पे ये नियरेस्ट नेबर है। जिंक को नियरेस्ट नेबर। अब उसने पूछा नेक्स्ट नियरेस्ट कौन है? जिंक। अगर ये √3a/4 डिस्टेंस है ना सल्फाइड, तो बिल्कुल अब मुझे सोडियम वाली हालत बताओ, सोडियम का नियरेस्ट कौन था? क्लोरीन। एंड नेक्स्ट नियरेस्ट कौन था? सोडियम। अब उसी तरह बताओ जिंक का नियरेस्ट कौन है? सल्फाइड। नेक्स्ट नियरेस्ट कौन होगा? जिंक। हमें बताना है ऐसे मिनी क्यूब अगर हमने 8 बनाए होते, यानी कि ये बड़े लैटिस भी 8 होते, हर बड़े क्यूब के अंदर ऐसे मिनी क्यूब बने होते, इस जिंक को कितने पॉइंट्स a/√2 डिस्टेंस पे ऐसे कितने पॉइंट्स और मिलेंगे? पहले खुद सोच के जरा देखो, जरा सोच के, तुक्का नहीं मारना। अगर इस जिंक को ये मिल रहा है ना, तो ऐसे इसको कौन सा मिल रहा है? ये और ये। अगर ऐसे मिनी क्यूब 8 होते, 10 सोच के, उतना ही नहीं होता। सोच के। 32 11 16 24 24 सर। जल्दी 24 24
सर 24 है सर। 24 बोला, वो कोई बता सकता है 24 कैसे बोला? यस सर। कैसे? सर सभी में सर 3-3 जिंक है सर सारे में, और 8 क्यूब बनाएंगे तो 8 3 जा 24। अच्छा और सर ओके, उसके से बोला एक क्यूब में 1 पॉइंट से 8 आएंगे और 3 है। और ऐसे ऐसे 8 क्यूब्स होंगे, क्योंकि ये कॉर्नर 8 मिनी क्यूब का कॉमन कॉर्नर है। तो अगर एक कॉर्नर पे अपने क्यूब में 8 3 आ रहे हैं और ये कॉर्नर 8 मिनी क्यूब में बटा हुआ है, देखा मैं इसलिए नहीं रहा, 24 आएंगे ना फिर, जबकि 24 नहीं आएंगे। एग्जैक्टली कुछ कॉमन हो रहे हैं। कैसे हो रहे हैं? ध्यान से देखो, जरा ध्यान से देखो। पीयूष यादव म्यूट। अब देखो, अब बताओ मैं क्यों अनम्यूट कर दिया? ये सर ये एक बच्चा है सर जो जानबूझकर तंग करता है सर। बाकी मैथ्स फिजिक्स में नहीं होता सर। एक दो बार होता है सच में नहीं होता सर। सर, वहाँ पे रिमूव कर देते हैं। भरोसा फिर वहाँ पर बोर्ड हो गए बच्चे। चलो अब यहाँ देखना फिर। मुझे एक बात बताओ, मान लो ये एक्स एक्सिस पे जाना है और फिर ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस। तो मैं अब ऐसे ही बोल रहा हूँ, अगर मैं एक्स एक्सिस पे जा रहा हूँ तो मुझे वाई एक्सिस और जेड एक्सिस पे, यानी कि एक्स डिस्टेंस पे जाना है। एक्स डिस्टेंस राइट, एक्स डिस्टेंस लेफ्ट। वाई पे एक एटम मिलेगा, जेड पे एक एटम। तो मुझे एक एक्सिस से कितने पॉइंट्स मिले? दो। तो अगर मैं लेफ्ट एक्स एक्सिस पे जाता वहां पे भी मुझे 2 पॉइंट ऐसे मिले। तो मुझे एक एक्सिस पे कितने पॉइंट मिले? 4। तो फिर टोटल एक्सिस कितने होते स्पेस में? 3। तो टोटल पार्टिकल कितने? 12 सर। 24। पता क्यों नहीं हो रहे थे? 24 क्यों नहीं हो रहे, ये ध्यान से देखो। अगर एक पार्टिकल एक्स एक्सिस पे जाता तो वाई एक्सिस पे अगर फ्रंट में एटम मिलता तो मैं कहता कि वाई नेगेटिव में भी एक एटम मिलता है, जेड पे एक मिल रहा है तो जेड पे एक और मिल रहा है। पर भूलो मत, ध्यान से सुनो, 1 2 3 4 में से 50% टेट्राहेड्रल वर्ड ऑक्यूपाइड। तो चारों की चारों पे जिंक नहीं है, 4 में से 2 पे जिंक है, 2 में नहीं है। जो आप बोल रहे हो ना 24, वो कैसे होता? आप तुम लोग ये कह रहे हो सर एक्स एक्सिस पे गए, वाई पे एक एटम तो नेगेटिव वाई पे एक एटम, जेड पे एक एटम तो नेगेटिव जेड पे एक एटम। एक एक्सिस पे 4 पॉइंट मिले, तो उसी एक्सिस के ऑपोजिट डायरेक्शन में भी यहाँ पे 4 पॉइंट मिले। तो एक एक्सिस पे 8 पॉइंट मिले, और क्योंकि 3 एक्सिस है इसलिए 24 मिले। पर ये मत भूलो, टोटल 50% टेट्राहेड्रल वॉइड्स आर ऑक्यूपाइड। तो अगर ये 4 टेट्राहेड्रल वॉइड मिल रही है ना, हर जिंक टेट्राहेड्रल वॉइड, हर जिंक, जहां जहां जिंक है वो टेट्राहेड्रल वॉइड। अगर इस कॉर्नर से मैं राइट जा रहा हूं और वहां से मुझे ये 2 पॉइंट मिल रहे, 2 और मिलने चाहिए थे पर 2 एम्प्टी है, क्योंकि 4 का 50% 2 ऑक्यूपाइड। तो अगर पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे 2 पॉइंट्स पे जिंक है तो नेगेटिव एक्स एक्सिस पे भी 2 पॉइंट पे जिंक। तो एक एक्स एक्सिस पे मूव करूंगा तो 4 जिंक मिलेंगे मुझे वाई और जेड। तो इसी तरीके से जब मैं वाई एक्सिस पे जाके फिर से मुझे 4 पॉइंट्स मिलेंगे, जेड पे जाके फिर से 4 पॉइंट्स मिलेंगे, तो टोटल 12 मिलेंगे। तुम्हें ऐसा कहना चाहिए था सर ये देखो एक कॉर्नर से ये 8, मतलब एक कॉर्नर से हमें 3 पॉइंट्स मिल रहे हैं और ये कॉर्नर 8 क्यूब का कॉमन कॉर्नर है, तो 8 क्यूब में 3 पॉइंट्स मिलके 24 मिले। पर कैसे बोल रहे? 50% ऑक्यूपाइड है, 50% नॉन ऑक्यूपाइड। सर उसमें से 2 तो कॉमन ही होगा ना, बहुत सारे क्यूब्स। 2 तो कॉमन ही होंगे हमेशा, 2 तो हर बार कॉमन होते हैं। यस सर। 24 का हाफ नहीं किया मैंने 24 का हाफ नहीं किया तन में। मैंने सिंपल इतना बोला कि अगर तू इस एक्स एक्सिस पे जा रहा है ना, तो तुझे वाई एक्सिस पे एक, जेड एक्सिस पे एक मिला, तो नेगेटिव वाई और नेगेटिव जेड पे नहीं मिलेगा। अगर तू नेगेटिव एक्स एक्सिस पे जा रहा है, फिर से वाई एक्सिस पे एक मिल रहा है फ्रंट पे, तो बैक वाले जेड पे नहीं मिलेगा, नीचे वाले वाई पे मिल रहा है तो टॉप वाले पे नहीं मिलेगा। तो एक एक्सिस पे आपको 1 2 3 4 पॉइंट्स मिलेंगे। इसलिए अगर एक एक्सिस पे 4 है तो 3 एक्सिस पे 12 जिंक मिलेंगे। तो जो क्वेश्चन था ना, हाउ मेनी नेक्स्ट नियरेस्ट आयंस टू द जिंक आयन इज सल्फाइड, देयर आर 12 सच जिंक आयंस। Is this question clear to everybody? यस सर। यस सर। ठीक।
So now I am going to start again back electrochemistry. तो शीट और डीपीपी में जो लोग कुछ करते जाएंगे वो डाउट्स पूछेंगे, उनके जो कॉमन डाउट्स होंगे जिनको मैं टेक्स्ट की फॉर्म में भेज सकता हूँ, मैं हर एक को व्हाट्सएप। सर लास्ट क्लास से डाउट था कि सर वहाँ पे आप बोले थे सर जिंक रॉड डिकम्पोज होता है तो जिंक +2 सॉल्यूशन में जाता है, 2 इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, तो सर वो रॉड मेल्ट क्यों नहीं करता है? रॉड मेल्ट करेगा ना, क्योंकि जिंक का मास जब घट रहा है तो जिंक तो घुल रहा है, जिंक तो अच्छा जब तो मेल्ट कह रहा है ना तो ये बोल जिंक डिसॉल्व हो रहा है, मेल्ट नहीं बोलेगा, डिसोल्यूशन। हाँ डिसॉल्व, तो रॉड भी तो क्योंकि कमना जब तो चाहिए। मेल्ट बोलता है ना, जब तो मेल्ट बोलता है तो इसका मतलब जिंक की रॉड जिंक ही है लेकिन लिक्विड फॉर्म में, अब वो जिंक आयन बन चुकी, हाँ तो वो डिसॉल्व हुई है। हाँ और रॉड जो होगा वो भी तो मतलब गायब होते रहेगा ना? गायब होता रहेगा बिल्कुल, किसी टाइम के बाद पूरा सेल, मतलब वो जो सेल होगा जब जिंक रॉड गलती जाएगी, कभी ये सिचुएशन आ सकती पूरी जिंक रॉड खत्म होगी। सर प्रैक्टिकली तो हम कभी देखे नहीं है बैटरी में जैसे। करेक्ट, बिल्कुल ठीक, पर ये जो प्रिंसिपल है ना, ये वही प्रिंसिपल चल रहा है जो आप लोग आने वाले टाइम में हम एक टॉपिक पढ़ेंगे, बैटरीज इन अवर डेली लाइफ, घड़ियों वाले सेल, ड्राई सेल, उसमें वो सेम प्रिंसिपल यूज होगा जो हम यहाँ कर, राइट। ये जो प्रिंसिपल चल रहा है ना इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का, ये सबसे पहले आइडियाज वोल्टाज ने दिया, वोल्टाज ने ये सारा डिजाइन किया, लेकिन वोल्टाज के सेल के जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस आ रहे थे कि बल्कि सेटअप हो रहा है, उसको फिर डिफरेंट साइंटिस्ट ने उसी प्रिंसिपल के बेस पे कंपैटिबल सेल्स बनाए, जिनको हम डेली लाइफ में कैलकुलेटर में घड़ियों में यूज करते हैं, पर उनका प्रिंसिपल ऐसे, ठीक है सर। बोलो सर जैसे टाइम टू टाइम कॉपर भी तो जिंक रॉड पे डिपॉजिट होता जाएगा, कॉपर तो बॉटम पे सेटल होता जाता है, कॉपर के तो प्रेसिपिटेट बनते जा रहे हैं, तो फिर सर धीरे धीरे जब इलेक्ट्रॉन कॉपर रॉड पे जाके इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं, कॉपर आयन इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं, जैसे न्यूट्रल हुआ वो बॉटम पे गिर गया। ओके एटम का कुछ वेट है ना, वो तो सेटल हो जाएगा बॉटम पे। ओके सर, ठीक है, ओके। सर ड्राई सेल्स में इलेक्ट्रोलाइट्स कैसे बनते हैं? तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का एक बेसिक आइडिया लिया था कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एनर्जी कैसे रिलीज करते, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल से हमें हाउ वी कैन कन्वर्ट द टोटल हीट रिलीज ड्यूरिंग ए रिडॉक्स रिएक्शन व्हिच इज स्पॉन्टेनियस, हाउ कैन वी कन्वर्ट दैट हीट इनटू इलेक्ट्रिकल। पर हम उसी को आज कंटिन्यू करेंगे विद इट्स बेसिक प्रिंसिपल विद द एक्सप्लेन्ड वर्जन, क्योंकि उसके हमें बड़े सारे सवाल अभी मन में रहते हैं। अगर मैं उस लेक्चर को देख रहा होता तो मुझे 2 डाउट्स डेफिनेटली आने थे कि जिंक की रॉड को why we have dipped zinc rod in the zinc ions, जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में क्यों डाला। दूसरी तरफ यहां अगर कॉपर रॉड ली थी हमने तो यहां कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन था जिसमें कॉपर आयंस और सल्फेट आयंस थे। हमारा टारगेट सिर्फ इतना था कि जिंक की रॉड से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं हम उनको वायर्स के फॉर्म में कॉपर तक पहुंचा दें। GX म्यूट। तो बेसिकली अगर मैं यहाँ एमीटर लगा दूं तो मुझे यहाँ रीडिंग मिलनी चाहिए कुछ करंट। बेसिकली हम ये कह रहे हैं कि जिंक की रॉड से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, उसको कॉपर की रॉड तक पहुंचाओ, कॉपर की रॉड तक अगर पहुंचाओ तो फिर इलेक्ट्रॉन के फ्लो के कारण सर्किट में करंट आना चाहिए। ओके, तो क्वेश्चन ये कि जिंक की रॉड को जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में डालने की क्या जरूरत है। इस चीज का आंसर हमने अपने पहले लेक्चर में देख लिया था कि हमने कॉपर की रॉड को जिंक सल्फेट में क्यों नहीं डाला। उसका रीजन हमने दे दिया था कि कॉपर जो है
वो जिंक सल्फेट की रॉड में अगर डालते तो कोई रिएक्शन नहीं होती, बिकॉज वी नो दैट कॉपर इज लेस रिएक्टिव मेटल देन जिंक। कॉपर जिंक को डिस्प्लेस नहीं कर सकता, इसलिए कॉपर की रॉड को जिंक सल्फेट में डालने का कोई फायदा। नाउ क्वेश्चन है कि अगर एक रॉड से हमें इलेक्ट्रॉन पहुंचाना ही है तो हमें कॉपर आयंस तक पहुंचाना है, तो कॉपर आयंस का तो सोल्यूशन में बैठेंगे। अगर मुझे जिंक से इलेक्ट्रॉन कॉपर आयंस तक पहुंचाने हैं, तो अब नेचुरली जब मैं ये इलेक्ट्रॉन यहां पहुंचा रहा हूं, सीधे इलेक्ट्रॉन कॉपर आयन में नहीं घुस सकते, उनको कोई वायर, कोई मीडियम चाहिए, कोई रॉड चाहिए। अगर मैंने यहाँ पे कॉपर की रॉड लगाई है, सिर्फ इस पर्पस के लिए लगाई ताकि इलेक्ट्रॉन्स को मेटल का मीडियम मिले मूव करने जाने। सीधा इलेक्ट्रॉन सोल्यूशन में कुछ मूव नहीं कर सकता, इलेक्ट्रॉन कैन नॉट रिजाइड इन सोल्यूशन। इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर होकर किसी मेटल का मीडियम मिलना चाहिए जहां से इलेक्ट्रॉन घुसे और कॉपर आयंस यहां से इस रॉड से इलेक्ट्रॉन कलेक्ट कर। इसलिए कॉपर की रॉड को कॉपर आयंस के सोल्यूशन में डाला। पर जब जिंक की रॉड इलेक्ट्रॉन लूज करेगी तो जिंक आयंस बनेंगे। जिंक आयंस हवा में ही रह सकते, जिंक आयंस रॉड पे नहीं रह सकते, क्योंकि आयंस कैन ओनली स्टे इनसाइड ए सॉल्यूशन। इसीलिए यहां पर इसके कांटेक्ट में सॉल्यूशन रखा है, जिंक आयंस का सॉल्यूशन, ताकि जिंक की रॉड जब इलेक्ट्रॉन लूज करे, इलेक्ट्रॉन रॉड पे रह जाए और जिंक आयंस नीचे आ जाए सॉल्यूशन। क्योंकि जिंक आयंस को कोई मीडियम तो चाहिए जहां पे रहेंगे वो, जिंक आयंस हवा में थोड़ा ना रहेंगे। और दूसरी चीज, इलेक्ट्रॉन सीधे ही सॉल्यूशन के अंदर डिप होके कुछ नहीं कर सकता। इलेक्ट्रॉन को एक लैटिस चाहिए, मेटल का लैटिस चाहिए जिसमें इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करे, फिर कॉपर आयंस रॉड से जाके इलेक्ट्रॉन खींचे। तो अब क्वेश्चन एक ये उठता है, सर्किट तब कंप्लीट होता है जब सर्किट ये तब कंप्लीट होता है अगर बाहर वाले सर्किट में इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहे हैं, यहां से यहां, लेफ्ट से राइट, तो फिर इनर सॉल्यूशन में भी इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो मिलना चाहिए, चार्ज पार्टिकल का फ्लो मिलना चाहिए, तब सर्किट कंप्लीट होता है। सर्किट अगर फॉर एग्जांपल अगर कोई मुझे ये कह दे कि ये एक मेटल की प्लेट है, ये ट्यूब है, यहाँ पर एक मेटल की प्लेट है और मैंने यहाँ पर इसे बैटरी से कुछ कनेक्ट किया। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये कह रहा हूं ना कि इस ट्यूब के अंदर कंडक्शन हो रहा है, तो अगर इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो ऐसे हो रहा है तो ये बाहर वाली वायर्स में भी इलेक्ट्रॉन का फ्लो आउटर सर्किट में भी होना चाहिए। अगर यहाँ अंदर मुझे करंट दिखेगा, कंडक्शन मुझे देखना है, अगर मैं यहाँ एमीटर में करंट की रीडिंग कुछ नोट करना चाहता हूं, तो फिर इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो, अगर सपोज नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से अगर इलेक्ट्रॉन वायर के थ्रू जा रहे हैं ना, तो अंदर ये फ्लो तो कंप्लीट हो, बाहर के सर्किट में भी फ्लो होना चाहिए चार्ज कैरियर से। ये नहीं है कि सिर्फ अंदर सिर्फ यहां से यहां इलेक्ट्रॉन का फ्लो है तो करंट दिखेगा, सर्किट कंप्लीट नहीं होगी। इसमें इस आयंस को आयंस के कांटेक्ट में भी लाना पड़ेगा, आयंस की मूवमेंट भी चाहिए, क्योंकि आयंस का मूवमेंट इनर सर्किट को कंप्लीट करेगा। इसलिए इन दोनों सॉल्यूशन के बीच में कांटेक्ट बनाने की जरूरत पड़ेगी। आउटर सर्किट के अलावा इनर सर्किट कंप्लीट होगा, तब हम बोलेंगे कि पूरा सर्किट कंप्लीट हो। इसलिए इन दोनों सॉल्यूशंस को कांटेक्ट करने के लिए एक आइडिया प्रपोज किया गया कि ऐसा काम करते हैं। वोल्टाज ने ये आइडिया लगाया कि एक बीकर में जब हमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन सेपरेट करवानी है तो यहां हम एक मेम्ब्रेन लगा दें, पोरस मेम्ब्रेन। यहां पर सॉल्यूशन जिंक सल्फेट है, यहां सॉल्यूशन कॉपर सल्फेट। दिस इज द कॉपर सल्फेट, दिस इज द जिंक सल्फेट। और यहां रॉड लगा दें। अगर हम ऐसा कुछ सेटअप करें और यहां एमीटर लगा दिया मैंने, दिस इज जिंक रॉड एंड दिस इज द कॉपर रॉड। जिंक की ऑक्सीडेशन हुई तो जिंक से जिंक आयंस नीचे आ रहे हैं, जिंक की रॉड से 2 इलेक्ट्रॉन निकले और जिंक आयंस बने,
तो ऐसे खूब सारे जिंक एटम इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन कहाँ है? इलेक्ट्रॉन रॉड पर ही, रॉड पे इलेक्ट्रॉन इकट्ठे हुए, इलेक्ट्रॉन्स आर डिपॉजिटिंग ऑन द रॉड, और नीचे सोल्यूशन में जिंक आयंस बन रहे हैं, पॉजिटिव आयंस। और इधर अगर सोल्यूशन की मैं बात करूं, कॉपर रॉड, ये जो कॉपर इलेक्ट्रॉन जब यहां से यहां आए तो कॉपर सल्फेट में कॉपर 2+ आयंस रॉड पे जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं। अब एक चीज यहां पे देखो कि इस सोल्यूशन के अंदर, इस सोल्यूशन में जब कॉपर आयंस जाने शुरू हो गए ना इधर, तो यहां पर सल्फेट आयन, जब जिंक आयंस ज्यादा हो रहा है, जिंक आयंस धीरे धीरे बढ़ रहा है सोल्यूशन में, तो यहाँ सल्फेट की कमी हो रही है, यहाँ सल्फेट की कंसंट्रेशन कम हो रही है। जिंक की रॉड से जब जिंक आयन नीचे आए तो नीचे सोल्यूशन में जिंक आयंस भी थे, सल्फेट भी थे। तो जिंक आयंस जब नीचे आ रहे हैं तो इस कंपार्टमेंट में जिंक आयंस की पॉपुलेशन बढ़ रही है, पर सल्फेट की कंसंट्रेशन कम हो रही है। अगर मैं इस कंपार्टमेंट में बात करूं तो कॉपर आयन सोल्यूशन रॉड पे जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन लेने, जो यहां से इलेक्ट्रॉन आ रहे कॉपर आयन लेने जा रहे हैं, तो यहां सल्फेट की कंसंट्रेशन ज्यादा हो रही है। तो जब इधर हाई कंसंट्रेशन होगी और अगर इधर लो कंसंट्रेशन होगी सल्फेट आयन की, नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन, अगर इधर नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन इधर ज्यादा हो रही है और इधर नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन कम है, तो जो एक्स्ट्रा जिंक आयन है उसको न्यूट्रल होना है, वो तो इधर की तरफ भागना चाहेगा। पॉजिटिव आयन तो चाहेगा कि इधर भागे, क्योंकि उसको इधर सल्फेट आयन बढ़ता दिखे, और क्योंकि इधर सल्फेट कम है, इधर सल्फेट ज्यादा है, तो सल्फेट का डिफ्यूजन भी तो होगा इधर से इधर। ट्राई टू मूव टुवर्ड्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, क्योंकि जिंक की कंसंट्रेशन इधर ज्यादा है, जिंक आयंस की, और इधर जिंक आयंस की कंसंट्रेशन क्या हो रही है? ऑलमोस्ट यहाँ पर जिंक आयंस नहीं है, यहाँ पर कॉपर आयन कम होते जा रहे हैं, यहाँ सल्फेट आयन एक्सेस में है। तो अगर इस जिंक न्यूट्रलाइज होना उस सल्फेट के साथ, तो सल्फेट को इधर आना पड़ेगा, जिंक को उधर जाना पड़ेगा। तो पॉजिटिव आयंस की मूवमेंट किधर से किधर हुई? लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट? पॉजिटिव आयन की मूवमेंट किधर से किधर हुई? लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट? जिंक आयंस आर मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट और सल्फेट आयंस आर मूविंग फ्रॉम राइट टुवर्ड्स लेफ्ट, राइट टुवर्ड्स लेफ्ट। तो मुझे ये बताओ करंट की डायरेक्शन, करंट की डायरेक्शन कौन सी होती है? डायरेक्शन इन विच पॉजिटिव आयन इज मूविंग और डायरेक्शन इन विच नेगेटिव आयन इज मूविंग। पॉजिटिव डायरेक्शन, करंट की डायरेक्शन क्या होती है? इन विच पॉजिटिव आयन इज मूविंग और द नेगेटिव आयन इज मूविंग। डायरेक्शन ऑफ करंट, direction of current is the direction in which positive ions move. Where positive ions move, उस डायरेक्शन में करंट की डायरेक्शन होती है हमेशा। तो मुझे ये बताओ करंट की डायरेक्शन सोल्यूशन के अंदर क्यों है? करंट कहां से आया सोल्यूशन में? मूवमेंट ऑफ द आयंस इज करंट, जनरेटिंग द करंट इन ए सोल्यूशन। तो सोल्यूशन के अंदर करंट की डायरेक्शन लेफ्ट से राइट से। अब मुझे बताओ बाहर वाले सर्किट में, बाहर वाले सर्किट में इलेक्ट्रॉन का फ्लो कहां से हो रहा है? लेफ्ट से राइट में या राइट से लेफ्ट में? इलेक्ट्रॉन का फ्लो, इलेक्ट्रॉन कहां से कहां जा रहे हैं? जिंक से कॉपर की तरफ ना, जिंक की रॉड पे इलेक्ट्रॉन थे ना, तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो यहां से यहां हो रहा है, यहां से यहां, लेफ्ट से राइट। तो करंट की डायरेक्शन बाहर वाले सर्किट में कहां से कहां होगी? करंट की डायरेक्शन बाहर वाले सर्किट से कहां होगी? राइट से लेफ्ट। पॉजिटिव आयंस की मूवमेंट सोल्यूशन में, सोल्यूशन में करंट इज बिकॉज ऑफ मूवमेंट ऑफ आयंस। की डायरेक्शन आउटर सर्किट में इलेक्ट्रॉन जिंक से डायरेक्शन इस बाहर वाले वायर में, तो हुआ सर्किट कंप्लीट पूरा। बाहर वाले सर्किट में करंट का जनरेशन कौन कंटिन्यू कर रहा है? हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर करंट इन द बाहर वाला सर्किट? इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट इन द वायर। And who is completing the circuit in the inside? Movement of the positive ions from left to right. क्योंकि नेगेटिव आयन अगर सल्फेट उधर मूव कर रहा है, तो जिस डायरेक्शन में नेगेटिव आयन मूव करेगा उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट है, यानी कि पॉजिटिव आयंस की डायरेक्शन।
तो ये जरूर है कि हमें दोनों सोल्यूशन में कांटेक्ट बना के रखना होगा, पर यहां पर एक समस्या उत्पन्न हो रही है। अगर हम इन दोनों सोल्यूशन को डायरेक्ट कांटेक्ट में रख दें, एक समस्या उत्पन्न हो रही है। ध्यान से समझना एक चीज, जब यहां से जिंक की रॉड से इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे ना, इलेक्ट्रॉन, तो नीचे सोल्यूशन में जिंक का पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता जा रहा था। तो इस कंपार्टमेंट में जब पॉजिटिव चार्ज एक्स्ट्रा बिल्डअप होना शुरू हो गया, तो ये रॉड के सराउंडिंग रॉड को घेरना शुरू कर देता, ये रॉड को घेरना शुरू कर देता, क्योंकि जब पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन बिल्डअप होती है, रॉड पे तो इलेक्ट्रॉन है, तो पॉजिटिव आयंस विल स्टॉप, दे विल नॉट अलाउ द इलेक्ट्रॉन टू मूव टुवर्ड द राइट, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब रॉड पे इकट्ठे और बाहर पॉजिटिव आयन बैठा है, इलेक्ट्रॉन को उधर जाने में हिंड्रेंस ऑफर होगी, क्योंकि इस सोल्यूशन के अंदर अभी चार्ज बैलेंस नहीं हो रहा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज एक्सेस में हो गया, पॉजिटिव चार्ज एक्सेस में हो गया, क्योंकि सल्फेट तो कम हो गए, जिंक आयन ज्यादा हो गए। और दूसरी चीज, इस तरफ कॉपर आयंस रॉड पे जा रहे थे, तो नीचे सोल्यूशन में सल्फेट एक्सेस में था, तो इस सोल्यूशन में जब सल्फेट हो रहा है और ऊपर से आ रहे हैं इलेक्ट्रॉन, तो आने वाले इलेक्ट्रॉन को ये वाला सोल्यूशन में इकट्ठा हुआ नेगेटिव चार्ज ऑफ सल्फेट डज नॉट अलाउ इलेक्ट्रॉन टू कम। यानी कि जो आयंस यहां पर एक्स्ट्रा अमाउंट में बिल्डअप हो गए ना, जो आयंस यहां पर एक्स्ट्रा अमाउंट में बिल्डअप हो गए, दे आर नॉट अलाउइंग इलेक्ट्रॉन टू कम फ्रॉम जिंक टू कॉपर। यहां पर जिंक से जिंक आयंस तो बन रहा था, पर प्रॉब्लम ये आने लग गई कि बहुत जल्दी यहां पर जिंक आयन की मात्रा भीड़ इकट्ठी होनी शुरू होगी, जो इस रॉड के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्टिव फोर्स दे रही है और उसको जाने नहीं दे रही। इसलिए अगर हम इनको डायरेक्ट ऐसे मिक्स कांटेक्ट में ले आते हैं, डायरेक्ट कांटेक्ट में, ये सेल बहुत जल्दी काम करना बंद कर देता है। पर करंट का मूवमेंट, करंट का सर्किट, मतलब सर्किट कंप्लीट हमने आयंस के मूवमेंट से भी देखना है और बाहर वाले सर्किट में इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट से भी देखना है। तो इसलिए ये जो सेल है ना, ये बहुत जल्दी काम करना स्टॉप कर देगा, क्योंकि यहां पर कुछ देर बाद इलेक्ट्रॉन का फ्लो इधर से इधर रुक जाता है, क्योंकि एक्स्ट्रा आयंस बिल्डअप हो जाते हैं। यहां तक इतना जितना समझाया, उसमें किसी ने कुछ डाउट पूछना है तो रेज योर हैंड, क्योंकि पहले जितना मैंने ये बताया फिर मैं लिखवाऊंगा, फिर उसके आगे की स्टोरी बताऊंगा। यहां तक किसी ने कुछ पूछना है? एनी क्वेरी अप टू हियर? चलो ठीक है, मैं इससे आगे की पहले ये स्टोरी लिखवा देता हूं, फिर इसके आगे का काम करते हैं कि इस समस्या का क्या समाधान है, वो भी हम देखते हैं। पर ये क्लियर है ना सबको कि करंट की डायरेक्शन, अकेले करंट सर्किट में करंट तभी आएगा जब आउटर सर्किट कंप्लीट होगा, इनर सर्किट कंप्लीट होगा। इनर सर्किट कब कंप्लीट होगा? इनर सर्किट में जब आयंस का फ्लो भी अलाउड हो, आयंस का फ्लो भी होना चाहिए। ठीक है। सो राज प्रसाद ने हैंड रेज करो। राज प्रसाद, रेज योर हैंड। राज प्रसाद। यस सर। सर वो पॉजिटिव आयन का फ्लो से समझ नहीं आया। यहां जिंक आयंस ज्यादा हो रहे हैं ना, हाँ, और इधर कौन ज्यादा हो रहा है? सल्फेट। सल्फेट। ऑपोजिट आयंस है ना, हाँ, वो भी तो अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को। होगा। तो जिंक आयंस को सल्फेट के पास जाने के लिए राइट में जाना पड़ेगा, हाँ सल्फेट को लेफ्ट में आना पड़ेगा। हाँ, पर सर क्रॉस तो नहीं करेंगे? क्या बाउंड्री मेम- क्रॉस हाँ। कर सकते हैं, डिफ्यूजन तो हो सकता है, पॉसिबल है। तो सर लिक्विड का ही होगा ना? हाँ, लिक्विड में, सोल्यूशन में बोल रहा हूँ, हाँ, पॉसिबल है। ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल यहाँ रोक दोगे, पर ये जरूर है कि वो जो थोड़ा बहुत होगा, मतलब अगर सल्फेट क्रॉस करके इधर जाएंगे, जिंक कुछ क्रॉस करके इधर आएंगे, बहुत थोड़ी देर बाद वो मूवमेंट भी रुक जाएगी। लेकिन क्वेश्चन ये कि जब जिंक आयंस का मूवमेंट इधर से इधर हो रहा है और सल्फेट का मूवमेंट इधर से इधर हो रहा है, करंट की डायरेक्शन सोल्यूशन में कहां से कहां होगी? लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट? अभी तो सर दोनों जा रहे हैं ना। तो करंट की डायरेक्शन डिसाइड कौन करता है? किससे देखी जाती है? पॉजिटिव आयन की मूवमेंट से या नेगेटिव आयन की मूवमेंट से? पॉजिटिव आयन की। तो पॉजिटिव आयन किधर से किधर मूव कर रहा है? लेफ्ट से राइट या राइट लेफ्ट से राइट? तो करंट की डायरेक्शन लेफ्ट से राइट है, इनसाइड द सोल्यूशन। हाँ, और बाहर वाले सर्किट में इलेक्ट्रॉन कहां से कहां मूव कर रहे हैं?
लेफ्ट से राइट, लेफ्ट से राइट, तो इलेक्ट्रॉन करंट की डायरेक्शन, हाँ तो करंट की राइट से डायरेक्शन लेफ्ट। क्या होगी, राइट से लेफ्ट। तो बाहर वाले सर्किट में करंट कॉपर से जिंक में जा रहा है और अंदर में जिंक से कॉपर की तरफ जा रहा है, हाँ इसीलिए तो ये कंप्लीट हुआ सर्किट। यस क्लियर? सर, यस सर। ओके, अब पहले इतनी स्टोरी लिख लेते हैं, पर इस स्टोरी को लिखवाने से पहले मुझे आपको कुछ और भी समझाना है, पर ठीक है पहले लिख लेते हैं। When a zinc rod is dipped into a solution of zinc sulfate, और ये जो मैंने जिंक रॉड ली है जिंक सल्फेट के कांटेक्ट में, अब इस पूरे सेटअप का नाम है ऑक्सीडेशन हाफ सेल। क्योंकि यहां पर जिंक की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन लूज करके जिंक आयंस की फॉर्म में नीचे आने की है, जिंक की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन लूज करके जिंक आयंस बनने की है। तो इस रॉड पर ऑक्सीडेशन हो रही है, और जहां ऑक्सीडेशन होगी उस पूरे इलेक्ट्रोड का नाम, इस पूरे सेटअप का नाम, इलेक्ट्रोलाइट एंड दिस मेटल रॉड, दिस कंप्लीट सेटअप इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन हाफ सेल और एनोड। एनोड इज वेयर ऑक्सीडेशन अकर्स। ऑक्सीडेशन अकर्स। एक्चुअल में जब भी आप किसी रॉड को, किसी भी रॉड को उसके सॉल्यूशन, उसके आयंस के कांटेक्ट में लेके आते हो ना, ध्यान से समझना, ये पॉइंट अभी तक मैंने समझाया नहीं। जब भी आप किसी रॉड को उसी के आयंस के कांटेक्ट में लेके आते हो, तो यहां दो प्रोसेसेस स्पॉन्टेनियसली स्टार्ट हो जाती है। जिंक इलेक्ट्रॉन लूज करके नीचे आ रहा है, जिंक आयंस बन रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन रॉड पे जा रहे हैं, साथ के साथ जिंक आयंस भी इलेक्ट्रॉन गेन करके जिंक बन रहे हैं। मैंने कब की बात बोली, जस्ट एक रॉड को उसके आयंस के कांटेक्ट में रखें, तो जिंक आयंस वापस भी जाते हैं, क्योंकि जब यहां पे इलेक्ट्रॉन वॉल्यूम आ रहा है ना सबको, आवाज आ रही है ना सबको? ओके, मैं एक सिंपल रॉड को उसके आयंस के कांटेक्ट में रख रहा हूं, जिंक को उसके आयंस के कांटेक्ट में। अब यहां पर रॉड और सॉल्यूशन के इंटरफेस पे, ये इंटरफेस जहां बाउंड्री है, रॉड का जितना हिस्सा सॉल्यूशन में डिप्ड है मैं उसको इंटरफेस को रख, यहां दो प्रोसेसेस ऑटोमेटिकली होती है। क्या? जिंक का ऑक्सीडेशन, और जैसे जिंक से नीचे जिंक आयंस बन रहे हैं, नीचे सॉल्यूशन में कौन है? जिंक आयंस पहले से, रॉड से इलेक्ट्रॉन छोड़ के जिंक आयंस और आ रहे हैं, क्योंकि मेटल की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन लूज करने की, तो मेटल इलेक्ट्रॉन लूज कर रही है, जिंक आयंस बन रहे हैं, नीचे आ रहे हैं। पर साथ के साथ नीचे वाले जो जिंक आयंस जो ऑलरेडी है, वो आने वाले जिंक आयंस को पुश भी तो करेंगे, रिपेल भी तो करेंगे, इसलिए जिंक आयंस को वापस रॉड पे जाके इलेक्ट्रॉन लेके जिंक भी बनना पड़ेगा। ये दोनों प्रोसेसेस हो रही है, पर फॉरवर्ड रिएक्शन ज्यादा फास्ट है बैकवर्ड से। और जब इक्विलिब्रियम आ जाता है, तो जब यहां का दोनों रिएक्शन में इक्विलिब्रियम आ जाता है, तब तक फॉरवर्ड रिएक्शन काफी हद तक हो चुकी होती है, यानी कि ओवरऑल नीचे सॉल्यूशन में जिंक आयंस की कंसंट्रेशन थोड़ी बढ़ चुकी है, रॉड पे इलेक्ट्रॉन बन चुके हैं। ध्यान से समझना, मैं फिर से क्या कह रहा हूं, जब मैंने एक रॉड को उसके अपने आयंस के कांटेक्ट में डाला ना, तो रॉड और सॉल्यूशन के आयंस के बीच में दो प्रोसेसेस चलती हैं। रॉड की ऑक्सीडेशन,
लेकिन नीचे जो सोल्यूशन के अंदर आयंस हैं, जब यहाँ पे जिंक ने इलेक्ट्रॉन छोड़े तो जिंक आयंस रॉड पे जाके उन इलेक्ट्रॉन को गेन करके रिड्यूस भी हो रहा है। पर हर मेटल की अपनी अपनी नेचर है। किसी मेटल में ऑक्सीडेशन की टेंडेंसी ज्यादा है और रिडक्शन की टेंडेंसी कम है। किसी मेटल में ये वाला रिएक्शन ज्यादा फास्ट है और ये वाला रिएक्शन स्लो है। डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट मेटल विद रिस्पेक्ट टू कंपेयर, अगर मैं एक मेटल को दूसरी मेटल के कंपैरिजन में देखूं तो किसी में फॉरवर्ड प्रोसेस ज्यादा स्पॉन्टेनियस है, किसी में ये वाला स्पॉन्टेनियस ज्यादा प्रोसेस है। पर ओवरऑल जब इक्विलिब्रियम आएगा तो जिन मेटल की रिएक्टिविटी हाई होती है, दोज मेटल हु आर मोर रिएक्टिव, उसमें ये स्टेप ओवरऑल डोमिनेटिंग होता है। इसलिए ओवरऑल सॉल्यूशन में ओवरऑल जिंक का रॉड जब जिंक आयंस के कांटेक्ट में होता है, जब यहां पे इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होता है, तो इसकी सिचुएशन कुछ ऐसी हो जाती है। इस रॉड पे नेगेटिव चार्ज ड्यू टू इलेक्ट्रॉन और इसके कांटेक्ट में पॉजिटिव आयंस की लेयर। दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल डबल लेयर। वाई डबल लेयर? पॉजिटिव की लेयर, नेगेटिव की लेयर, वन डबल लेयर, नेगेटिव और पॉजिटिव की लेयर, अनदर डबल लेयर। एंड दिस प्रोसेस वेयर ऑक्सीडेशन dominatingly occurs, this is called solution process, and this is called osmosis process. तो इस जिंक रॉड को जब आपने जिंक आयंस के कांटेक्ट में रखा, अभी कोई सर्किट वर्किट नहीं कंप्लीट हुआ, रॉड के ऊपर एक एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज की लेयर बन जाएगी और उसके सराउंडिंग में पॉजिटिव आयंस डेवलप हो जाएंगे। पर ये इन दोनों रिएक्शन के ओवरऑल इक्विलिब्रियम का फाइनल रिजल्ट है। यहां पे कॉपर आयंस में भी ऐसा हो रहा है। कॉपर को जब आप कॉपर प्लेट के कांटेक्ट में रखते हैं, जब मैंने कॉपर की रॉड को कॉपर आयंस के कांटेक्ट में रखा है, यहां भी ऐसा हो रहा है। मेटल की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन लूज करने की होती है हमेशा, तो मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करेगी। तो कॉपर इलेक्ट्रॉन छोड़ के, यहां पे कॉपर इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है और कॉपर आयंस नीचे बन के आ रहे हैं। पर नीचे सोल्यूशन में जो पहले से कॉपर 2+ है, वो रॉड पे भी जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन लेने। ये प्रोसेसेस दोनों डायरेक्शन में हो रही है। पर कॉपर के केस में ये टेंडेंसी इज मच हायर देन दिस प्रोसेस। ये प्रोसेस बहुत फास्ट हो रही है, और अगर ये प्रोसेस ज्यादा फास्ट होगी तो ओवरऑल जब इक्विलिब्रियम आएगा, तो मुझे ये बताओ, रॉड पर इलेक्ट्रॉन दिखेंगे या नहीं दिखेंगे? रॉड पर इलेक्ट्रॉन्स हमें दिखेंगे या नहीं दिखेंगे? अगर ये रिएक्शन ज्यादा फास्ट है और ये रिएक्शन स्लो है, और जब इक्विलिब्रियम आया, इक्विलिब्रियम आने तक ओवरऑल रॉड पे मुझे इलेक्ट्रॉन्स नहीं दिखेंगे। मेरी रॉड इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो चुकी होगी। ऐसे केस में मैं बोलूंगा कि मेरी रॉड पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी पॉजिटिव चार्ज आ गया और इसकी सराउंडिंग में यहां पर खूब सारे सल्फेट आयन की लेयर बन गई। सल्फेट आयन, दीज आर सल्फेट आयन। मैंने रॉड पे पॉजिटिव चार्ज क्यों बोला? क्योंकि मेरी रॉड की इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी तो कम है, पर नीचे से कॉपर आयन की रॉड पे जाके इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी ज्यादा है। तो रॉड पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी जनरेट हो जाएगी ओवरऑल इक्विलिब्रियम आने तक। लेकिन सराउंडिंग में सल्फेट की कंसंट्रेशन एक्सेस में हो चुकी होगी, क्योंकि कॉपर आयंस की ओवरऑल रॉड पे जाके रिड्यूस होने की टेंडेंसी, दिस टेंडेंसी वाज मोर। यानी कि कॉपर के केस में सॉल्यूशन प्रोसेस और ऑस्मोसिस प्रोसेस में ज्यादा डोमिनेटिंग कौन सी है? ऑस्मोसिस इज डोमिनेटिंग देन सॉल्यूशन प्रोसेस। तो टिल द इक्विलिब्रियम विल एस्टेब्लिश, कॉपर की रॉड मेरे पास पॉजिटिव आयन अक्वायर कर चुकी है,
क्योंकि कॉपर की रॉड पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी आ चुकी है, नीचे सोल्यूशन में नेगेटिव आयन इकट्ठे हो चुके हैं। दिस इज अगेन इलेक्ट्रिकल डबल लेयर। इलेक्ट्रिकल डबल लेयर वर्ड कैसे आया? दिस पॉजिटिव लेयर एंड नेगेटिव लेयर, वन पेयर, दिस पॉजिटिव एंड दिस नेगेटिव, अनदर पेयर। तो जब भी कभी किसी रॉड को आप सोल्यूशन के कांटेक्ट में रखोगे ना, तो दो रॉड का आपस में जब भी कंपैरिजन होगा तो किसी रॉड पे नेगेटिव चार्ज बिल्डअप हुआ होगा, किसी रॉड पे पॉजिटिव चार्ज बिल्डअप हुआ होगा। इसलिए जब भी कभी आप किसी रॉड और उसके सोल्यूशन की बात करोगे तो जो ऑक्सीडेशन हाफ सेल है, जहां पे फ्यूजन प्रोसेस ज्यादा डोमिनेटिंग थी, ऑक्सीडेशन हाफ सेल, जिसको हमने बोला इट विल एक्ट एज एनोड। और ये कंपार्टमेंट, ये बीकर जिसमें कॉपर आयन की टेंडेंसी रिड्यूस होने की ज्यादा है, तो यहां पे दिस इज कॉल्ड कैथोड साइड रिडक्शन हाफ सेल। रिडक्शन हाफ सेल। तो अब मेरा सवाल आपसे ये है, मुझे ये बताओ इस सोल्यूशन में, एनोड वाले सोल्यूशन में, क्या मैं ये स्टेटमेंट बोलूं सोल्यूशन इज एट हाई पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू रॉड, या रॉड इज एट लो पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू सोल्यूशन? जो ये रॉड है, इस रॉड पे नेगेटिव चार्ज इकट्ठा हो गया, तो मैं रॉड को बोल रहा हूं रॉड इज एट लो पोटेंशियल, एनोडिक सोल्यूशन इज एट हाई पोटेंशियल। एनोड इज एट लो पोटेंशियल, सोल्यूशन इज एट हाई पोटेंशियल। और यहां कैथोड में रॉड इज एट हाई पोटेंशियल एंड सोल्यूशन इज एट लो पोटेंशियल। तो हम ये कहेंगे, अगर कोई आपसे पूछे कि कैथोड और एनोड में हु इज पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, कैथोड इज पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, रॉड पे पॉजिटिव चार्ज कहां है, कैथोड पे या एनोड पे? सो कैथोड इज पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, एनोड इज नेगेटिव इलेक्ट्रोड। कैथोड इज पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, एनोड इज नेगेटिव इलेक्ट्रोड। यहां तक किसी को कोई डाउट है तो प्लीज रेज योर हैंड। जिन जिन को डाउट है ना, रेज योर हैंड बिफोर आई कंटिन्यू। तो ये स्टोरी तब की है जब तक दोनों रॉड्स और अपने अपने सोल्यूशन के कांटेक्ट में है। किसी ने हैंड रेज करना हो? अनम्यूट मी। ओके, सितांशु, रेज योर हैंड। सर मुझे सर पिछला वाला जो आपने सर्किट बनाया था सर, उसमें क्या सर उसमें मैं वैसे दोबारा आऊंगा, बट फिर भी पूछना पूछ लो, पर मैं उस पर दोबारा आने वाला हूं। सर जो हाँ। उसमें सॉल्यूशन है सर, वो क्या मतलब न्यूट्रल होगा चार्ज के मामले में? बिल्कुल, ओवरऑल तो इलेक्ट्रिकली चार्ज न्यूट्रल है। अभी जब तक आपने उनको डायरेक्ट कांटेक्ट में रखा है ना, बीच में मेम्ब्रेन लगा के, अभी ओवरऑल न्यूट्रलिटी मेंटेन नहीं हुई। अभी ओवरऑल न्यूट्रलिटी मेंटेन नहीं हुई। बस ये बोल सकते हो कि जो जिंक वाला कंपार्टमेंट, उसमें पॉजिटिव चार्ज बिल्डअप हो चुका है एक्स्ट्रा, और दूसरी तरफ कॉपर वाली साइड में कौन बिल्डअप हो चुके हैं? सल्फेट। ठीक है, यस सर। और कोई डाउट? सर मुझे एक और चीज पूछना था, जब सर अगर उसमें सॉल्यूशन बिल्कुल न्यूट्रल हो जाएगा तो उसमें सर क्या दोनों रॉड बिल्कुल डिसॉल्व हो जाएंगे सॉल्यूशन में? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। न्यूट्रल का मतलब क्या है? क्या केटायन एनायन चिपक गए? सबसे बड़ी प्रॉब्लम है अगर आप ये सोच रहे हो कि केटायन चिपक गए, न्यूट्रल हो गए। नहीं, ये मत भूल, केटायन एनायन विल रिमेन इन द सॉल्यूशन इन द डिसॉल्व्ड फॉर्म, डिसोसिएटेड फॉर्म। यस सर, यस। एक के पॉजिटिव आयन को नेगेटिव आयन पास में लाके न्यूट्रलाइज कर रहे, ये अलग चीज है। ये मत बोलो कि भाई केटायन जो है वो एनायन के साथ चिपक गया और प्रेसिपिटेट बन गया। अभी भी वो डिसॉल्व्ड फॉर्म में, सॉल्यूशन नहीं है, वो डिसोसिएटेड फॉर्म में ही है। इज दैट क्लियर? यस सर, समझ गया सर। एनीवन एल्स हैज एनी डाउट? एनीवन एल्स हैज एनी क्वेरी अप टू हियर? सूर्यकांत, रेज योर हैंड। सर सेकंड वाले केस में ऑस्मोसिस प्रोसेस डोमिनेटिंग क्यों हो गया सर? एक्चुअली ये कंपैरिजन जो हो रहा है ना, जिंक के रिस्पेक्ट में हो रहा है। अगर मैं यही कॉपर का कंपैरिजन किसी और रॉड के साथ करता, सिल्वर के साथ करता या कुछ, तो हो सकता है किसी में उल्टा हो जाए। ये कंपैरिजन रिलेटिव है। ये कंपैरिजन जिंक के रिस्पेक्ट में, कॉपर का एक दूसरे के रिस्पेक्ट में। ये डिपेंडिंग ऑन द डिफरेंट मेटल, डिपेंडिंग ऑन आप कौन सी मेटल को किससे कंपेयर कर रहे हो। किसी मेटल में ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी ज्यादा होगी, किसी मेटल में रिड्यूस होने की टेंडेंसी ज्यादा होगी। रिएक्टिविटी पे डिपेंड करता है क्या?
एग्जैक्टली मैं यही बोलने वाला था, रिएक्टिविटी सीरीज जो आपने पढ़ी थी ना 9th-10th में, यस सर, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, तो जो ज्यादा sir. रिएक्टिव होगा उसमें सोल्यूशन प्रोसेस ज्यादा डोमिनेटिंग होगा, जो कम रिएक्टिव होगा उसमें ऑस्मोसिस प्रोसेस ज्यादा डोमिनेटिंग होगा। इज दैट क्लियर सूर्य Yes सर? sir. Yes sir. ओके, एनीवन हैज एनी क्वेरी अप टू हियर? ओके, तो यहां तक हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, विच इलेक्ट्रोड इज पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, एनोड या कैथोड? विच इलेक्ट्रोड इज पॉजिटिव इलेक्ट्रोड? पॉजिटिव इलेक्ट्रोड कौन सा है, कैथोड या एनोड? कैथोड इज पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, एनोड इज नेगेटिव इलेक्ट्रोड। कौन से इलेक्ट्रोड पे ऑक्सीडेशन डोमिनेटिंग है? कौन से इलेक्ट्रोड पे ऑक्सीडेशन डोमिनेटिंगली, ऑक्सीडेशन प्रोसेस मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। जहां ऑस्मोसिस प्रोसेस डोमिनेटिंग है वहां रिड्यूस होने की टेंडेंसी कॉपर आयंस की ज्यादा है। So when zinc rod is dipped into a solution of zinc sulfate, what happens is ultimately electrical double layer is formed because at the interface solution processes dominatingly occur than osmosis process. Therefore, rod acquires negative charge with respect to solution. सॉल्यूशन में कौन से आयंस यहां डेवलप हो गए एक्स्ट्रा? कौन से आयंस इस कंपार्टमेंट में एक्स्ट्रा डेवलप हो गए रॉड के अराउंड? ऑक्सीडेशन हाफ सेल में कौन से आयंस, जिंक आयंस की एक्सेस होगी, इसीलिए ये पॉजिटिव आयंस दिखाए हैं यहां पे। सो इलेक्ट्रिकल डबल लेयर is formed at anode. Anode is the compartment where oxidation process occurs and anode is negative electrode. सेम स्टोरी अब आप कॉपर के लिए लिखोगे खुद यहीं पे। आई एम गिविंग यू अ पॉज, आपने ऐसा लिखना, व्हेन ए कॉपर रॉड इज डिप्ड इनटू कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, अल्टीमेटली इलेक्ट्रिकल डबल लेयर इज फॉर्म्ड बिकॉज एट इंटरफेस osmosis process is dominating than solution process. Therefore, rod acquires positive charge. Sulfate is surrounding it. So, वहां भी लिखोगे cathode is the compartment where reduction dominatingly occur या reduction process takes place and cathode is positive electrode. बिल्कुल इसका रिवर्स लिखना है। I am giving you a pause और लिखने के बाद टेक्स्ट में yes sir I have noted. And this is so simple, मुझे नहीं लगता इसमें किसी को कोई confusion आना होना चाहिए अब तक। But if you have any query, please raise your hand. Any student has any doubt? Raise your hand. Why do we call it osmosis? नहीं, उसका कोई रीजन नहीं, वो स्पेशल नेम नहीं है। सॉल्यूशन ऑस्मोसिस प्रोसेस का नाम क्यों रखे गए ऐसा कुछ पर्टिकुलर रीजन नहीं। दिस इज नॉट दैट काइंड ऑफ ऑस्मोसिस जो अपने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में पढ़ा था, वो एक अलग चीज है। अब एक सचिन नाम का स्टूडेंट है, वो पूछ रहा ओजोनोलिसिस और ऑस्मोसिस में क्या फर्क है। मतलब हद ही होगी क्वेश्चन की, ओजोनोलिसिस और ऑस्मोसिस, कहाँ का ओजोनोलिसिस कहाँ का ऑस्मोसिस, हद ही हो गई।
ओके, अब मेरा सवाल यहां पर एक क्वेश्चन है सबसे, मेरे को यहां पर एक क्वेश्चन सबसे पूछना है, जब जिंक की रॉड नीचे ऑक्सीडाइज होकर जिंक आयंस बन रहे हैं तो ये रिवर्स रिएक्शन क्यों हो रही है? उसका रीजन आपके पास क्या कोई है? कैन समवन आंसर? आई विल अनम्यूट दैट पर्टिकुलर पर्सन। आप हैंड रेज करोगे कि जब जिंक आयंस, जिंक रॉड जब जिंक आयंस बन के नीचे सोल्यूशन में आयंस बन के आ रही है तो ये बैकवर्ड रिएक्शन क्यों हो रही है? कोई रीजन है किसी के पास? एंड इफ समवन वांट्स टू आंसर आई विल अनम्यूट दैट पर्टिकुलर फेलो। ओके, राज प्रसाद, राज, सॉल्यूशन में जिंक प्लस का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है और वहाँ ठीक पे है, इसीलिए और हम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़े थे कि जो जिससे मतलब वो कंसंट्रेशन बढ़ता है तो सर फॉरवर्ड या बैकवर्ड जो पढ़े थे हम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम में। अच्छा अच्छा, ओके, तुम ये कह रहे हो कि अगर मैं इस रिएक्शन को ऐसे रिवर्सिबल देखूं, हाँ, वेरी गुड, कि जब मैं जिंक को ऑक्सीडाइज करूंगा तो सॉल्यूशन में जिंक आयंस की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, यस तो सर, जिंक आयंस की कंसंट्रेशन के बढ़ने से ये इक्विलिब्रियम बैकवर्ड भी तो जाएगा। बैकवर्ड जाएगा। वेरी गुड, ठीक है, तो उसको मैं सीधा ये नहीं कह सकता कि जब जिंक रॉड से जिंक आयंस नीचे बनेंगे तो धीरे सोल्यूशन में यहाँ पे पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, तो अब पॉजिटिव आयन जब हाई मात्रा में हो गए हैं तो वो और जिंक को ऑक्सीडाइज होने से रोकेंगे, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्शन भी तो होगा। यस सर, जब जिंक रॉड से जिंक आयंस मान लो 10 5 और बन गए, 15 बन गए, जब 16 17 और आएंगे तो नीचे वाले जो एक्स्ट्रा जिंक आयन है वो आने वाले जिंक आयन को रिपेल भी तो करेंगे। यस सर, इसीलिए इसकी बैकवर्ड जाने की टेंडेंसी भी है, बढ़ जाती है। पर फॉरवर्ड और बैकवर्ड का अभी जब तक इक्विलिब्रियम नहीं आया तो फॉरवर्ड रिएक्शन फास्ट हो रही थी, जब फाइनली इक्विलिब्रियम आया तब तक सफिशिएंट मात्रा में जिंक आयन सॉल्यूशन में बन चुके थे। यस सर, राइट, यस सर, ओके, तो फिर रोहित इस चीज को भी एक बार एक्सप्लेन कर दे। कॉपर आयंस जब रॉड पे जाके इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं तो कॉपर आयंस जब ऑक्सीडाइज हो रहे हैं, कॉपर आयंस जब रिड्यूस हो रहे हैं तो फिर कॉपर डिसॉल्व क्यों हो रहा है साथ के साथ? इसको कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि कॉपर आयंस की टेंडेंसी तो रॉड पे जाके इलेक्ट्रॉन लेने की है, तो हम ये फॉरवर्ड प्रोसेस क्यों देख रहे हैं? कैन एनीवन एक्सप्लेन? यहां पर निशांत प्रखर, सर SO4 ज्यादा है सर, दोबारा बोलो। SO4 2 ज्यादा है, उससे क्या होगा सर Cu+ अट्रैक्ट होगा, Cu2+ अट्रैक्ट होगा। ओके, तो कॉपर 2+ अगर सोल्यूशन से रॉड पे जा रहा है तो सोल्यूशन में पॉजिटिव चार्ज की कमी हो रही है, तो सल्फेट खुद को न्यूट्रलाइज होने के लिए एक्स्ट्रा कॉपर 2+ को और जाने नहीं देगा रॉड पे, ये कहना चाह रहे हैं? यस सर। ओके ओके, एनी क्वेरी अप टू हियर? सो हमें ये कंफर्म है कि दोनों रिएक्शन जो हमने देखी रिवर्सिबली देखी है, ये रिएक्शन भी रिवर्सिबली देखी है, पर कॉपर में विद रिस्पेक्ट टू जिंक रिड्यूस होने की टेंडेंसी ज्यादा है, ऑस्मोसिस प्रोसेस इज मोर डोमिनेटिंगली अकरिंग एट इंटरफेस। इंटरफेस रॉड का वो हिस्सा जो सोल्यूशन के कनेक्ट, तो इंटरफेस पे ऑस्मोसिस प्रोसेस इज डोमिनेटिंगली अकरिंग, पर इक्विलिब्रियम जब आएगा ओवरऑल नेट प्रोसेस में ये प्रोसेस लीड कर चुकी होगी। जब तक इक्विलिब्रियम आएगा रॉड पर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी बन चुकी है, रॉड हैज अ क्वेश्चन इज, अगर इन दोनों रॉड में पोटेंशियल डिफरेंस आ चुका है, मैं तो नहीं मानता, नहीं दिखेगी जब तक आप इनर सर्किट कंप्लीट नहीं करते, नहीं आएगा जब तक आपको इनर सर्किट भी तो कंप्लीट करना है। आउटर सर्किट में अगर इलेक्ट्रॉन ले रहे हो तो इनर सर्किट में भी कंप्लीट होना चाहिए, इसलिए इन दोनों सॉल्यूशन को कांटेक्ट में लाना पड़ेगा, और कांटेक्ट में लाने के लिए वी इंट्रोड्यूस अ न्यू सेटअप, वी यूज a U-shaped tube
यू शेप्ड ट्यूब which is filled with an electrolyte like potassium nitrate. एक यू शेप्ड ट्यूब ली जाती है और उस यू शेप्ड ट्यूब में हमने एक इलेक्ट्रोलाइट भर दिया लाइक पोटाशियम नाइट्रेट, और यहां पर इसके दोनों एंड्स एक जेली के साथ थिक पेस्ट बना के दोनों एंड बंद कर दिए ताकि ये गिर ना जाए सोल्यूशन। दिस इज कॉल्ड जेली जेली, या फिर अगर अगर नाम का एक मटेरियल, जेली टाइप जिलेटिनस सब्सटेंस है जो यहाँ कॉटन प्लग की तरह का काम करेगा। और यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रोलाइट भर रहा है ना, इट्स लाइक सेमी सॉलिड टाइप सोल्यूशन, इट्स नॉट जस्ट लाइक लिक्विड की गिरता ही जा रहा है। यहाँ पर एक सेमी सॉलिड पेस्ट रख दी जाती है इलेक्ट्रोलाइट की। अब वो गिर के मिक्स ना हो जाए, यहाँ पर कॉटन प्लग लगा दो या एक अगर नाम की कोई चीज आती है जेली टाइप सब्सटेंस, उसको रख दिया जाता है बांध, मतलब दोनों एंड्स ब्लॉक कर दिए जाते हैं। अब इसका पर्पस क्या होगा? इसका पर्पस अब ये होगा कि एक तो ये दोनों सॉल्यूशन का कांटेक्ट बनाएगा, पर हम अगर ये ना रखते, इस यू शेप्ड सेटअप का नाम है सॉल्ट ब्रिज। अगर मैं सॉल्ट ब्रिज ना रखता, सिंपल ऐसे रखता, तो एक समस्या ये उत्पन्न हो रही थी। So this is ammeter. जैसे जिंक से जिंक आयंस बनते नीचे आते, तो जिंक रॉड से जैसे जैसे जिंक आयंस सॉल्यूशन में बनते जाते और ये इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता जाता, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर अगर होता जाता और जिंक आयंस ऑक्सीडाइज होते जाते, तो इस कंपार्टमेंट में पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन बढ़ जाती, और वो जो पॉजिटिव आयन बिल्डअप होगा वो इस इलेक्ट्रॉन को अब दूसरी तरफ जाने से रोकता। और यहां पर कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में क्योंकि कॉपर आयंस रॉड पे जाके रिड्यूस हो रहा है, तो पीछे सल्फेट की कंसंट्रेशन एक्स्ट्रा डेवलप हो रही है, तो सल्फेट अनन्यूट्रलाइज होता जा रहा है। उसको कोई बैलेंस, उसके चार्ज को बैलेंस करने के लिए तो कोई चाहिए। और दूसरा, जब यहाँ नेगेटिव चार्ज अकमुलेट होगा तो आने वाले इलेक्ट्रॉन्स को इधर से रिपल्शन भी मिलेगी, इसलिए इलेक्ट्रॉन का फ्लो बहुत जल्दी रुक जाएगा। उस समस्या के समाधान के लिए हमें एक यू शेप्ड ट्यूब सेटअप रखना है, ताकि इधर के जो एक्स्ट्रा पॉजिटिव आयंस बिल्डअप हुए, जो इधर के एक्स्ट्रा नेगेटिव आयंस बिल्डअप हुए, उनको कोई न्यूट्रलाइज कर सके। तो ये दो सॉल्यूशंस को कनेक्ट करके, दो सॉल्यूशन को कनेक्ट करके यहां का के पॉजिटिव जो होगा, ये इधर के एक्स्ट्रा सल्फेट को न्यूट्रल करने के लिए जाएगा, और यहां का नाइट्रेट इस साइड आएगा एक्स्ट्रा जिंक को न्यूट्रलाइज करने के लिए। तो यहां जो सेमी सॉलिड पेस्ट है उसमें आयंस की मूवमेंट हो रही है, और वो आयंस की मूवमेंट, नेगेटिव आयन विल गो टुवर्ड एनोड साइड एंड पॉजिटिव आयन विल एंड मूव टुवर्ड कैथोड साइड, ताकि जो एक्स्ट्रा आयंस यहां बिल्डअप हो रहे हैं उनको न्यूट्रलाइज किया जा सके, और दो सॉल्यूशंस के बीच में हम एक इनडायरेक्ट कांटेक्ट बनाएं। अब आप यहां से ऐसे देख सकते हो, पॉजिटिव आयन इज मूविंग टुवर्ड राइट से लेफ्ट, K positive is moving toward here, nitrate is moving toward here। तो मुझे करंट की डायरेक्शन समझाओगे? K positive is moving toward the right, nitrate is moving toward the left। तो करंट की डायरेक्शन सॉल्यूशन में किधर से किधर हो रही है? करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव आयंस की मूवमेंट जिधर हो रही है उस तरफ है। K positive is moving toward here, यानी कि लेफ्ट से राइट की तरफ, और नाइट्रेट की मूवमेंट टुवर्ड राइट से लेफ्ट है। तो करंट की डायरेक्शन विद इन द सॉल्यूशन इनर सर्किट में फ्रॉम लेफ्ट टुवर्ड्स राइट है। और बाहर वाले सर्किट में क्या हो रहा है? बाहर वाले सर्किट में इलेक्ट्रॉन का फ्लो लेफ्ट से राइट है, तो करंट की डायरेक्शन राइट से लेफ्ट ही हो रही है। तो सर्किट कंप्लीट हुआ। करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? दिस इज एंटी क्लॉकवाइज।
हमने दोनों सॉल्यूशन के बीच में कांटेक्ट भी बनाया, इनडायरेक्ट कांटेक्ट थ्रू सॉल्ट ब्रिज। दूसरा, इसने के पॉजिटिव और नाइट्रेट ने दोनों तरफ के जो एक्स्ट्रा आयंस बैठे हुए हैं उन दोनों में इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी भी मेंटेन की, ताकि कभी भी एक्स्ट्रा पॉजिटिव आयंस जो हैं वो पर यहां एक सवाल आता है, ध्यान से समझना, कि पोटेशियम नाइट्रेट ही क्यों लिया यहां पे? हम ये किस चीज के बेसिस पे डिसाइड करेंगे कि हमें सॉल्ट ब्रिज में कौन सा केमिकल लेना चाहिए? ध्यान से समझना। मान लो यहां पे जिंक 2+ डिपॉजिट हुआ, उसको -2 चार्ज चाहिए न्यूट्रल होने के लिए। तो अगर सपोज एक सेकंड में 2 नाइट्रेट इधर आ गए, पर अगर एक सेकंड में K+ इधर आया, एक सेकंड में अगर 2 नाइट्रेट इधर जा रहे हैं और एक सेकंड में K+1 इधर जा रहा है, तो किधर का चार्ज न्यूट्रल हो रहा है पर किधर का चार्ज न्यूट्रल नहीं हो रहा होगा, या किधर की तरफ पार्शियल न्यूट्रलाइजेशन हो रही होगी? अगर एक सेकंड में 2 नाइट्रेट इधर गए पर उसी एक सेकंड में एक केटायन इधर आया, तो किस तरफ न्यूट्रलाइजेशन पार्शियल होगी? राइट की तरफ। राइट की तरफ न्यूट्रलाइजेशन पार्शियल होगी। ये तो न्यूट्रलाइज हो रहा है, ये नहीं हो रहा। और अगर दोनों तरफ कोई भी अनन्यूट्रलाइज चार्ज रह जाता है, दैट विल ऑफर हिंड्रेंस इन द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसलिए हमें यहाँ पे केटायन और इनायन कुछ इस तरीके से रखने हैं, उनकी आयनिक मोबिलिटी, उनकी स्पीड ऐसी होनी चाहिए कि जिस रफ्तार के साथ केटायन को लेफ्ट साइड में न्यूट्रल किया जा रहा है, उसी रफ्तार के साथ एनायन को राइट साइड में न्यूट्रलाइजेशन करनी। ये नहीं होना चाहिए कि केटायन राइट वाले आयन को तो स्पीडली न्यूट्रलाइज कर रहा हो और एनायन की मूवमेंट इस तरफ स्लो हो रही हो और एनायन केटायन के इधर वाले एक्स्ट्रा केटायन को स्लोली न्यूट्रलाइज करें। इसलिए हमें यहां पे पता होना चाहिए कि ये जो केटायन एनायंस हैं, इनका आयनिक मोबिलिटी कंपेरेबल होनी चाहिए। तो डिफरेंट आयंस की आयनिक मोबिलिटी एक्सपेरिमेंटली पता की जाती है, और जिन दो आयंस की आयनिक मोबिलिटी कंपेरेबल होगी उन्हीं को आप यहां पर पेस्ट बना के यूज कर सकते हैं। और एग्जांपल के तौर पे यहां पर आप अमोनियम नाइट्रेट भी ले सकते हो, पोटेशियम नाइट्रेट भी ले सकते हो, क्योंकि K+ और अमोनियम की आयनिक मोबिलिटी नियरली सेम एज दैट ऑफ नाइट्रेट की आयनिक मोबिलिटी नियरली सेम है। पोटेशियम क्लोराइड भी ले सकते हो, क्योंकि क्लोराइड का भी नियरली K+ जितना ही है आयनिक मोबिलिटी। मतलब आयनिक मोबिलिटी ऑफ केटायन एंड आयन में डिफरेंस ज्यादा नहीं होना चाहिए, कंपेरेबल वैल्यूज होनी चाहिए, ताकि वो दोनों तरफ के केटायन एंड आयन को स्पीडली एक रफ्तार के साथ न्यूट्रलाइज करें। दैट इज द फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज। अगर कोई पूछे कि सॉल्ट ब्रिज अगर नहीं लगाया तो क्या होगा? सॉल्ट ब्रिज अगर हम नहीं लगाएंगे तो फिर दोनों तरफ जो एक्स्ट्रा चार्जेस आयंस बिल्डअप होगा वो इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को हिंड्रेंस ऑफर करेगा, और इनर सर्किट को कंप्लीट करने में भी सॉल्ट ब्रिज हेल्प करेगा। दोनों सॉल्यूशन के बीच में इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट लेके आएगा। एक सेल वो था जो मैंने थोड़ी देर पहले मेम्ब्रेन के थ्रू समझाया था, वो सेल में सॉल्ट ब्रिज नहीं था, लेकिन वहां भी इनर सर्किट कंप्लीट हो रहा था। वहां पे करंट की रीडिंग दिखेगी। जब आप उन दो सॉल्यूशन को कांटेक्ट में मेम्ब्रेन के थ्रू लाओगे, वहां भी एक सेल बनेगा, पर वो भी सेल बहुत जल्दी काम करना बंद कर देगा, क्योंकि वहां आपने दो सॉल्यूशन को डायरेक्ट कांटेक्ट में लेके रख दिया। एक्स्ट्रा केटायन एनायन की कंसंट्रेशन दोनों कंपार्टमेंट में, फिर भी एक्स्ट्रा केटायन और एनायन की कंसंट्रेशन तो डेवलप होगी। और दूसरी चीज, सॉल्ट ब्रिज लगाने से अब क्या हो रहा है कि एक्स्ट्रा एनायन इज सैटिस्फाइंग द केटायन हियर एंड एक्स्ट्रा केटायन सैटिस्फाइंग द एनायन हियर। इससे पूरे सर्किट में स्मूथ फ्लो ऑफ करंट होगा। अभी तक ये पार्ट जितना आपने समझा या जितना पढ़ा, इसमें किसी को कोई डाउट है? एनी डाउट अप टू हियर? रेज योर हैंड। अनुभव चक्रवर्ती। हेलो। हाँ अनुभव बोलो। सर अगर ऐसे सॉल्ट ब्रिज लगाएंगे तो फिर तो सॉल्यूशन में कॉन्स्टिट्यूएंट्स भी चेंज हो जाएंगे ना धीरे धीरे? कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट चेंज होगी? नाइट्रेट आ गया इधर और इधर K+ आ गया। हाँ, जैसे नहीं, जैसे पहले CuSO4 था, CuSO4 की जगह पे अब K+ आ जाएगा। K+ आ गया, ठीक है। पर एक चीज देखो,
क्या K प्लस और सल्फेट जुड़ के K2SO4 बना रहे हैं? नहीं, वो तो आयंस की फॉर्म में डिसोसिएटेड है, यस सर, दे आर सॉल्युबल। आप ये कहो कि सोल्यूशन में K प्लस आयंस और सल्फेट आयन है, पर वो डीकंपोज्ड फॉर्म में है। यस सर, पर जितने K प्लस यहाँ आ रहे हैं वो इक्विवेलेंट टू जितना एक्स्ट्रा सल्फेट यहाँ पे डिपॉजिट हुआ था ना, उस K प्लस को उतनी मात्रा में आना पड़ेगा जितने सल्फेट को वो न्यूट्रलाइज कर सके, यानी कि 1:2 रेशो में। हर एक सल्फेट के लिए 2 पोटेशियम चाहिए। यस सर, ठीक है, यस सर, थैंक यू सर। ओके। नेक्स्ट स्टूडेंट राजेश झा। राजेश सर यहाँ पर सॉल्ट ब्रिज जैसा स्ट्रक्चर बनाना जरूरी क्यों था? ये जो मेम्ब्रेन था उसमें हम लोग ये चीज क्यों नहीं कर सकते थे? उसका अभी एक और बहुत अच्छा रीजन समझ में आएगा जब हम एक टर्म पढ़ेंगे लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल, तब हमें इस सॉल्ट ब्रिज की और इंपॉर्टेंस समझ में आएगी। ओके, ठीक है। भारत रत्न, अनम्यूट योरसेल्फ। हाँ भारत, ओके चलो, तो अब यहां पे मैं ये स्टोरी लिखवा देता हूं एंड फाइनली वी विल क्लोज द मीटिंग। So when we connect anode oxidation half cell with cathode reduction half cell, that is zinc with copper, movement of electron will occur from zinc rod which is at lower potential with respect to copper rod which is at higher potential. But as zinc starts getting oxidized with time, concentration of zinc ion in anode side, in anode compartment starts increasing. And in the cathode side, as more and more copper 2 plus ions start getting reduced at the copper rod, the solution becomes rich in concentration of sulfate ions due to accumulation of excess positive and negative charge of respective ions in the two half cells movement of electron from anode towards cathode stops or start getting hindered. So a salt bridge is used to neutralize excess built up concentration of excess positive and negative ions
accumulated in the two half cells. Salt bridge is a U-shaped tube which is filled with a paste of electrolyte like potassium nitrate, and both ends of the tube are blocked at its ends with cotton plug or with jelly-like substance called agar-agar. Salt bridge by supplying its positive ions towards cathode and by supplying its negative ion towards anode. At equal rate, second function of salt bridge is it helps to complete the inner circuit by connecting the two solutions without direct mixing. विदाउट डायरेक्ट मिक्सिंग, बिना डायरेक्ट मिक्स किए दो सॉल्यूशन को कनेक्ट करता है ताकि इनर सर्किट में आयंस के फ्लो से हम करंट, इनर सर्किट में भी करंट का फ्लो हो, ताकि आउटर इनर सर्किट में करंट का फ्लो जब तक नहीं होगा ओवरऑल सर्किट क्लोज सर्किट नहीं बन पाएगा. इट हेल्प्स टू रिमूव लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल. यहीं से हमारी नेक्स्ट क्लास स्टार्ट होगी कि ये क्या होता है. इलेक्ट्रोलाइट should be selected in the salt bridge such that its ions should not interfere in the redox reaction. मतलब जो आपने इलेक्ट्रोलाइट में K पॉजिटिव और NO3 माइनस लिए ना, वो जिंक की ऑक्सीडेशन और कॉपर आयंस की रिडक्शन में कोई इंटरफेयर नहीं करने चाहिए.
ओवरऑल उनको ये रिडॉक्स रिएक्शन करवाने में किसी तरह का इंटरफेरेंस नहीं करना चाहिए। तो ये ऐसे आयंस होने चाहिए जिनका यहां पर किसी के साथ कोई रिएक्शन ना हो रहा हो, कोई भी इस तरीके की साइड रिएक्शन ना करवा रहे हो जो इस मेन रिएक्शन में किसी तरह का हिंडरेंस ऑफर करे। आयनिक मोबिलिटी ऑफ केटायन and anion of electrolyte taken in the salt bridge should be comparable so that neutralization can occur at equal rate in the both beakers. सितांशु में अभी अनम्यूट करूंगा, एक बार पहले लिख लो ये सारा, ताकि आपको ये ना लगे कि लेक्चर में जो बोला है ना वो हमने बस समझ लिया पर हम नोट नहीं कर पाए। पूरी लंबी सारी एक इलेबोरेटेड थ्योरी लिख लो। नोटेड? ओके, वन लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसपे मैं लास्ट क्लास अब वाइंड अप करूंगा। क्लास अब ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मान लो कि मेरे पास यहां पर सपोज एक तरफ सिल्वर आयंस है, Ag+ आयंस। सपोज यहां पर सिल्वर नाइट्रेट मैंने ले लिया, या मैंने कॉपर के आयंस ले लिए, या मैंने लेड के आयंस ले लिए। ये जो कॉपर के आयंस है, लेड के आयंस, मरकरी के आयंस, सिल्वर के आयंस, इन सारे आयंस की प्रॉब्लम ये है, दे फॉर्म प्रेसिपिटेट्स विद क्लोराइड आयन और ब्रोमाइड आयन। मान लो मेरे को सितांशु ने बोला कि सर यहां पोटाशियम क्लोराइड भी तो ले सकते हैं ना, मैंने कहा हाँ ले लो, पर यहां एक प्रॉब्लम हो जाएगी। जैसे यहां पे कॉपर आयंस तो चलो ठीक है, मान लो एक ऐसा सेल होता, एक ऐसा सेल होगा, सपोज यहां कॉपर की रॉड होती और कॉपर आयंस कांटेक्ट में लिए होते, और यहां कोई ऐसी रॉड होती बी रॉड, और यहां पे बी पॉजिटिव आयंस है। बी पॉजिटिव आयंस की टेंडेंसी रिड्यूस होने की है, लेकिन कॉपर की टेंडेंसी ऑक्सीडाइज होने की। मतलब मैंने एक ऐसा सेल बनाया जिसमें कॉपर की रॉड एनोड बन गई, कोई दूसरी टाइप की रॉड जिसमें रिड्यूस होने की टेंडेंसी कॉपर से भी ज्यादा है। तो कॉपर वाली रॉड में यहां कॉपर आयंस इकट्ठे हो, तो एनोडिक कंपार्टमेंट में अगर आपके पास कॉपर आयंस इकट्ठे होंगे तो क्लोराइड जैसे ही यहां से मूव करेगा तो कॉपर आयंस के साथ यहां प्रेसिपिटेट बनाएगा, और वो प्रेसिपिटेट इसके माउथ पे डिपॉजिट अगर हो गए तो आयंस का फर्दर फ्लो रुक जाएगा। अगर यहाँ प्रेसिपिटेशन शुरू होगी और यहाँ माउथ पे ब्लॉकेज पे यहाँ पीपीटी बनने शुरू हो गए तो ये आयंस के मूवमेंट में हिंड्रेंस ऑफर करेगा, फर्दर क्लोराइड इधर आने से रुकेगा या उसकी आयनिक मोबिलिटी हैम्पर होगी, उससे फिर न्यूट्रलाइजेशन प्रॉब्लम में हिंड्रेंस आएगी। इसलिए सॉल्ट ब्रिज के अंदर आप इलेक्ट्रोलाइट कौन सा लोगे ये इस बात पर भी डिपेंड करता है कि आपके सॉल्ट ब्रिज में लिया हुआ इलेक्ट्रोलाइट का कोई भी आयन इधर वाले या इधर वाले किसी आयन के साथ प्रेसिपिटेट ना बनाए। इसलिए सपोज अगर मैंने यहां लेड की रॉड ली होती ऑक्सीडेशन कंपार्टमेंट में, एनोडिक कंपार्टमेंट में, अगर लेड की रॉड आपकी एनोड होती और लेड ऑक्सीडाइज होकर यहां लेड 2+ आयन बना रहे हैं, उस केस में मैं यहां पोटाशियम क्लोराइड नहीं लूंगा, क्योंकि क्लोराइड विल फॉर्म प्रेसिपिटेट विद दिस 4 आयंस। इसलिए हमारे इलेक्ट्रोलाइट के अंदर के जो 2 आयंस हैं वो किसी भी प्रकार से
इधर वाले एक्सेस ऑफ आयंस के साथ किसी के साथ प्रेसिपिटेट ना बनाए, क्योंकि अगर प्रेसिपिटेशन बनने शुरू हो गए तो उसके माउथ पे ब्लॉक हो जाएंगे, फिर डिपॉजिट हो जाएंगे, उससे फिर इसकी ब्लॉकेज होगी, आयंस के मूवमेंट में कुछ ना कुछ हिंड्रेंस आएगी, सो फिर से न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस डिस्टर्ब होगी, फिर से इलेक्ट्रॉन का फ्लो स्मूथली नहीं हो पाएगा. सो आई विल बी स्ट्रांगली recommend to note carefully that copper, lead, mercury, silver, they form precipitate with chloride or bromide. In such cases, electrolyte to be taken in the salt bridge should be such that it should not, it's any ion should not form PPT with any ion either at anode or at cathodic solution. This is very important point. I hope this is very clear to every person sitting in the class. अभी तक किसी ने कुछ भी पूछना हो, प्लीज रेज योर हैंड. Raise your hand before I finally close the meeting. Sitanshu, सर जो आपने वहाँ unmute yourself. सर जो आपने वहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट का यूज किया है KCl का, सर हम वहाँ पर अगर मान लेते हैं KCl का यूज नहीं करके कोई ऐसा चीज यूज करें जिसका एक साइड नेगेटिवली चार्ज हो और एक साइड पॉजिटिवली चार्ज हो, और सर हमेशा ही पॉजिटिव नेगेटिव होता है. मतलब नहीं सर, मतलब मैं बोल रहा हूँ कि अगर हम लोग मैग्नेट का यूज ओके कर ओके, रहे हैं. पोलर, यस सर, polar पोलर मॉलिक्यूल. यस सर, पोलर मॉलिक्यूल जिसके पास पॉजिटिव नेगेटिव एंड. यस सर. पर पॉइंट ये आएगा कि पॉजिटिव नेगेटिव एंड है तो वो डाइपोल मूव किधर करेगा, उसको तो दोनों तरफ जाना ना, तो इट्स बेटर कि ये आयनिक सॉल्ट हो जो डिसोसिएट होके आयंस में हो. डाइपोल डिसोसिएट थोड़े ना करते हैं. यस सर, समझ गया. ठीक है, समझ गया सर. यस सर, थैंक यू. अनुभव चक्रवर्ती. सर यहाँ पे सॉल्ट ब्रिज का जो एनाइन आई मीन जो पॉजिटिव चार्ज है वो जाके मिलेगा सॉल्यूशन के नेगेटिव चार्ज से, एनाइन से. हाँ सर, इसका वाइस वर्सा केस पॉसिबल नहीं है. ये देखो ना, क्लोराइड जा तो रहा है इधर केटायन को न्यूट्रलाइज. नहीं मतलब सॉल्यूशन से कुछ जाएगा सॉल्ट ब्रिज में, मतलब यहाँ से तुम यहाँ भिजवाना चाह रहे हो सॉल्यूशन हाँ, से इधर. ये डायरेक्ट मिक्सिंग नहीं हो रही. अच्छा, ऐसे मिक्सिंग नहीं, क्योंकि सॉल्ट ब्रिज के अंदर जो पेस्ट है उसमें हम आयंस का फ्लो करवा रहे हैं. अच्छा, ठीक है. बेसिकली ये हमेशा इस चीज पे डिपेंड करता है ना, क्योंकि इधर के पॉजिटिव एक्स्ट्रा एक्सेस में है तो इधर के पॉजिटिव नहीं है, तो डिफ्यूजन तो लाइक जहां से हाई कंसंट्रेशन होगी वहां से लो कंसंट्रेशन की तरफ होगा ना. ओके सर, थैंक यू सर. ओके, तो बिफोर दिस इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क द डाउट बिफोर आई फाइनली क्लोज द मीटिंग. राज प्रसाद. सर सर जैसे हम पहले तो पढ़े थे कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करंट प्रोड्यूस करंट होता है ना, तो सर फ्लो ऑफ आयंस भी तो करंट प्रोड्यूस होता है. हाँ, तो सर जब तक सर्किट कंप्लीट नहीं है, हाँ वो तो है सर. सर जब तक सर्किट कंप्लीट नहीं है तब तो ऊपर से सर इलेक्ट्रॉन तो मूव कर रहे हैं. नहीं, सॉल्ट ब्रिज तो होना चाहिए साथ के साथ. पूरा सेटअप सॉल्ट ब्रिज सेटअप होगा, पूरा सेटअप तैयार होगा तभी पूरा सर्किट में करंट आएगा. जैसे नीचे से सर्किट अगर दोनों सॉल्यूशन का कांटेक्ट में होना चाहिए, ऐसे थोड़ा ना मूवमेंट होती है. नहीं तो ऊपर वायर से इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करेगा. सर्किट पूरा कंप्लीट क्लोज होना चाहिए तभी करेगा. इनर सॉल्यूशन में, इनर मतलब इनसाइड द सॉल्यूशन आयंस की वजह से सर्किट कंप्लीट हो, बाहर वाले वायर में इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू सर्किट कंप्लीट हो, तब पूरा क्लोज लूप बनेगा. जब तक क्लोज लूप नहीं है, जैसे वो सॉल्ट ब्रिज ऐसा कभी भी नहीं होता. ऑब्वियसली बिल्कुल ऐसा कभी भी नहीं होता जब तक इनकम्प्लीट सर्किट में थोड़ा ना फ्लो होता है. ठीक है. अब यहाँ पे एक CR7 ने पूछा जब पोटेशियम क्लोराइड खत्म हो गया ऑब्वियसली सेल भी खत्म हो जाएगा.
अगर यहाँ पर ये इलेक्ट्रोलाइट खत्म हो गए, पूरा कर दिया उन्होंने, और यहाँ इमेटीरियल ही खत्म हो गया, उस केस में सेल विल स्टॉप वर्किंग। ओके ओके, राज प्रसाद ने कुछ पूछ लिया। ओके ठीक है, सो थैंक यू सो मच। फाइनली आई एम गोइंग टू एंड अप द मीटिंग। होपफुली आपको क्लास में सब समझ में आया होगा, तो हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ओके, ऑल द बेस्ट।